सबसे पहले तो सबसे प्यारी खबर क्या है, 0 दिन रह गए। हाँ, वो तो क्रैश कोर्स वेव 2 है, वेव 1 का जो है वो आखिरी दिन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम साथ साथ चलते रहे। वेव 2 में आप ड्राफ्टिंग सेशन करवाएंगे या सर उसामा भाई? सर उसामा ड्राफ्टिंग के लिए इस वक्त जो स्पेशलिस्ट टीचर हैं वो सर उसामा है। मतलब उनकी कोर स्किल ड्राफ्टिंग की या राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत एडवांस लेवल पे जा चुकी है। तो सीए फाइनल के अंदर भी ड्राफ्टिंग के अंदर थ्रू आउट जो है ना वो सर कर रहे होते हैं। हमारी स्पेशलाइजेशन नॉलेज बेस की काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ड्राफ्टिंग में हम पे कोशिश करते हैं कि वो बंदा जो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे, चूँकि वो स्टूडेंट्स को उनको रिटर्न किस तरह से वो करना है, पिछले तकरीबन 5-6 साल से वो टेस्ट सेशन के भी इंचार्ज हैं। तो टेस्ट सेशन में जितने भी लोग होते हैं उनको गाइड करना, तो उनकी ये स्पेशलिटी बहुत हाई लेवल पे डेवलप हो चुकी हुई है। तो इसलिए जो है ना हम फिर उस मामले में हाथ नहीं डालते। हम कहते हैं कि ये जो है ना ये ख़तरनाक काम है, तो ये ख़तरनाक काम जो है वो स्पेशलिस्ट उसमें होना चाहिए। तो ये तो सेशन के एंड पे पूछना था, चलें खैर अब आपने पूछ लिया। तो थ्रू आउट क्रैश कोर्स हमने पढ़ा, हमने उसको अच्छी तरीके से समझा, हमने उसको अच्छे से जहन में रखा, हमने पास पेपर की वीडियो अपलोड की, हमने ख्वाहिश का इज़हार किया कि आप लोग पढ़ें। अब ये हम में हम सब हैं या हम हैं? हम सब हैं। अगर आप लोग साथ साथ पढ़ते रहे हैं तो चीज़ें बड़ी मज़ेदार हैं। अगर आप साथ साथ कवर करते रहे हैं, अगर आपने शुरू में जो मेरी बात मान ली कि अगर आपका ये पेपर कमज़ोर है तो आपने इसको डेली टाइम देना है, तो जिन लोगों को शुरू में लगा कि ये पेपर उनका कमज़ोर है और उन्होंने डेली टाइम दिया, आज वो बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, आज उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, आज वो घर जा रहे होंगे तो वो एक अलग नशे में होंगे, वो कहेंगे यार ये कमाल हो गया, अच्छा नहीं पढ़ा पूरा सेशन है। तो खैर ये बड़ा गलत हरकत की अगर आप लोगों ने सेशन भर नहीं पढ़ा। आइंदा आपने तौबा करनी है, ये हरकत नहीं करनी। इत्तफाकन ये चांस मिल गया, इत्तफाकन आपका टाइम मैच कर गया, इत्तफाकन आपका क्लैश नहीं था, इत्तफाकन आप टाइम दे सके। शायद हमेशा सारी चीज़ें इतनी आइडियल ना हो ज़िंदगी में, तो ऐसे मत किया करें, चीज़ों को पेंडिंग में मत डाला करें, आज का काम कल पे मत छोड़ें और कोशिश करें कि जब जब भी जो पढ़ें वो क्लास के साथ साथ लेके चलें। सब्जेक्ट छोटा हो या बड़ा सब्जेक्ट हो, किसी सब्जेक्ट को हकीर नहीं समझना, चूँकि यही सी लॉ जो है ये अभी नई स्कीम में अभी तक 5 रिज़ल्ट आए हैं, तकरीबन 2 दफ़ा ये सेकंड वर्स्ट लेवल पे आया और एक दफ़ा सबसे गंदा रिज़ल्ट कंपनी लॉ का था, कंपनी लॉ का। तो समटाइम अजीब सा भी होता है, एक छोटे से पेपर में भी बड़ा गंदा रिज़ल्ट आ जाता है जस्ट बिकॉज के लोगों का उस पर फोकस नहीं होता। तो कोशिश करना है कि ये वाली गलतियां आप आगे दोबारा रिपीट ना करें। इस वक्त हमें क्रैश मिल गया, बड़ी अच्छी बात है। क्रैश में अगर कोई दिन मिस हो गया था, फिलहाल उसको इग्नोर करें, जितना भी पढ़ रहे हैं उसको पहले रिवाइज करें, फिर जाके आपने उसको जाके देखना है। आज डी एंड पे मैं कुछ आपको थोड़ा सा चैप्टर बाय चैप्टर मोटी मोटी सी कुछ गाइडेंस दे रहा हूँगा, कुछ और छोटी छोटी सी बातें आपसे शेयर हो रही होंगी, तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो हम चीज़ों को लेके चलेंगे। आज हमने चैप्टर 3 स्टार्ट करना है, थोड़ी देर तक हम इस तरफ आएंगे। ये मैं पीछे टीम मेंबर को कहा था, वो मुझसे कुछ पूछ रहा। तो हम लोगों ने डायरेक्टर्स के ऊपर बात शुरू की, डायरेक्टर्स के बेसिक रूल्स देखे और डायरेक्टर की काफ़ी सोर्सेस से आई हुई अपॉइंटमेंट्स को समझा। आज के 2 टारगेट हैं, बल्कि 3 टारगेट हैं। एक टारगेट ये है कि डायरेक्टर का रिमूवल, उसकी पावर्स, उसकी लाइबिलिटीज़, उसकी मीटिंग्स, और ये छोटे छोटे से रूल्स हमने देखने हैं डायरेक्टर के। जैसे मीटिंग नहीं थे छोटे छोटे से एरियाज़, वो फिर थोड़े बड़े थे, यहाँ बहुत छोटे छोटे से एरियाज़ हैं। एक आध जगह ज़्यादा बड़ी लिस्ट है पावर ड्यूटीज़ वगैरह में। दूसरा हमने देखना है चैप्टर 4 को, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव और कुछ और ऑफिसर्स का जिक्र है। और तीसरा हमने देखना है कि अब हमने अगले मंथ किस तरह से तैयार करना है, टॉपिक्स को कैसे लेके चलना है, किन चीज़ों को कितनी वेटेज देनी है वगैरह वगैरह। तो हो जाए खतरों से टक्कर। डायरेक्टर को कैसे निकाला जा सकता है, 1 और 3। जज़ाकल्लाह। सवाल ये कि क्या आप ही सीलों में भी थी थ्रू आउट? सीलों में कोई और खातून भी साथ होती थी, वो अब नहीं है। वो कब से गायब है? 3-4 दिन से गायब है। इसका मतलब है कि वो उनके हिस्से का इनाम गायब हो गया। और आपको तो अभी मैंने ऑडिट वाली क्लास में एक इनाम ये तो डबल इनाम ले जाएंगी, तो जो है ना कमाल हो जाएगा। तो फिर वो जो दूसरा इनाम वहाँ पे बताया था, कोई और तो नहीं कोई क्लेम करने वाला ऐसा जो कमती लॉ में यहाँ देर तक बैठा हो? नहीं, बस यही खातून है। ठीक है। असल में ये खातून ने
ऑडिट की क्लास में भी यहाँ पे बैठी होती थी और काफ़ी हेल्प की है, और शायद इसी वजह से वो खातून हमें कंसिस्टेंट एंड तक नज़र आई हैं, वरना बी लॉ में कोई खातून जो है ना वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई अब उस तरह से कंसिस्टेंटली। तो इनको हमने एक क्लास में एक इनाम तो दे दिया, पिछली वाली में इनका जो एक कैफ का पेपर इन्होंने देना है वो एब्सोल्युटली फ्री हो चुका है, लेकिन हाँ, लेकिन चूँकि ये सीलों में भी नज़र आ रही हैं तो मैंने वहाँ इन्हें एक ऑप्शन दी थी 2 इनामों में से, तो फिर ये कैफ ख़त्म होने के बाद सी फैप के कोई से 2 पेपर एब्सोल्युटली यहाँ से आपके फ्री हैं, कोई से 2 पेपर। ठीक, तो ये जो है ना वो मतलब शायद पता नहीं सी फैप नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, इंशाल्लाह। मगर सर ये तो पहले बताना चाहिए था। तो असल में जो ओरिजिनल इनाम था वो ये था कि मैंने ये सोचा हुआ था कि जो यहाँ पे जिसने हेल्प किया होगा थ्रू आउट उसको अगले सेशन में कोई सा एक पेपर एब्सोल्युटली फ्री हो जाएगा, अलॉन्ग विद सारे फीचर, उसकी किताब शताब जो भी उसमें मिलनी है वो भी मिले। और चूंकि इनको ऑलरेडी वो वाला इनाम मिल गया और इनका पेपर ही एक रहता है, तो इसलिए फिर अगला इनाम जो CA फाइनल लेवल का है वो फिर अब इनको वो भी मिल गया है। तो अब आपने जो है ना ये भी किसी टाइम पे मेरे से ईमेल पे एक दफ़ा राइटिंग में कंफर्म करवा लेना है, ताकि जिस टाइम पे आप वहाँ तक पहुँचें और आप वो वाले पेपर्स लें तो आप उसको वो कवर करवा सकें। ठीक है जी। उन्होंने कहा जी एक होल्डर इधर भी लगा होना चाहिए, तो जो है ना अवाम में गम व गुस्सा पाया जाता है। असल में पता है क्या, ये सुनने में तो मज़े का लग रहा है या इस तरह से करके एक लेक्चर चल रहा हो, आपने लेक्चर भी ध्यान से सुनना हो और अचानक से आपको एकदम से हो गया अच्छा जी 3, अब एकदम से बंदा अच्छा जी इनमें से 3 कौन सा था 3 या इस तरह से करके, तो मुसलसल की एक दिक्कत और उस दौरान लेक्चर लेना भी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एक कोई भी बंदा जिसको होता है कि मेरा लेक्चर ना ज़ाया हो वो अपनी फिर जगह चेंज कर लेगा, वो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं कल सर को भूल जाएगा यहाँ कौन बैठा हुआ था। तो दिस वॉज टू अवॉइड। बीलो में मैंने देखा है कम से कम 5 से 6 अलग अलग खवातीन ने जगह चेंज की और उसके बाद वो अगले दिन नज़र नहीं आई। तो ऐसे में कंसिस्टेंसी जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। तो ये कंसिस्टेंटली ये लोग यहाँ नज़र आते रहे, ये इन्होंने क्लास की कंडक्शन में काफ़ी हेल्प किया। तो अगर मैं शुरू में बता देता रिवॉर्ड तो फिर वो सिर्फ एक लालच होता। इस वक्त उन्होंने बगैर लालच के सिर्फ टीचर की रिस्पेक्ट में कि हाँ भाई टीचर ने कहा है कि आपको थोड़ा सा हेल्प करनी है, तो इन्होंने हेल्प किया, तो हमारे दिल में इनकी रिस्पेक्ट है और हमने उस रिस्पेक्ट को फाइनेंशियल टर्म्स में भी किसी हद तक वो किया है। इवन ये से ज़्यादा डिजर्व करती हैं, तो दुआ ये है कि इनका पेपर फॉर श्योर पास हो जाए इंशाल्लाह ताला। सबके लिए दुआ है, लेकिन ज़ाहिर है स्पेसिफिकली होता है ना, मतलब दुआ के लिए हाथ उठाते हुए कुछ लोग जहन हैं, तो जब इन्होंने ज़रा ज़्यादा सर्व किया है तो हम इनके लिए स्पेसिफिकली दुआ करेंगे। तो एक ये रिवॉर्ड और एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड, तो दोनों तरह से जो है ना इनका वो दीन और दुनिया जो है ना दोनों अल्लाह करे अच्छे चलते रहें। अब चलते हैं डायरेक्टर के रिमूवल की तरफ। डायरेक्टर कैसे कैसे जा सकता है? डायरेक्टर 2 तरह से जा सकता है, एक नाअहल हो जाए, एक निकाल दिया जाए। एक वो नाअहल हो जाए और एक निकाल दिया जाए। जी अब अगेन वाकई डायरेक्टर्स, हाँ पीछे ये पीछे वो बंदा आ रहा है जो निकाल रहा है, ठीक है सही है, बिल्कुल नजर आ गया। सर पिक्चर्स में भी बाइस लग रहे हैं। पिक्चर में क्या बाइस है? बाइस है कि उनकी पिक्चर अच्छी लगाई है, असल में मैंने ना लिख के सर्च किया गूगल पे दोनों बातें, कि वो इमरान खान की निकलते हुए की तस्वीर जिसमें हाथ में डायरी पकड़ी हुई थी और नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन के वक्त की तस्वीर। अब ये पीटीआई के मार्केटिंग विंग का कमाल है कि उन्होंने इंटरनेट पे इसकी इस तरह की तस्वीरें ज़्यादा भेजी हुई हैं, उसकी उस तरह की तस्वीरें ज़्यादा भेजी हुई हैं। तो मुझे ऐसे में उधर से मोहब्बत या इधर से मोहब्बत वाला मैंने इंतहाई अनबाइस तरीके से सर्च किया और जो 2 तस्वीरें आई मैंने वो यहाँ पे लगा दे। तो इसमें मतलब किसी किस्म का कोई पर्सनल वो नहीं था, कोई गमो गुस्सा नहीं था या इस तरह से करके, और उस पर स्टैम्प भी लग गई डिस्क्वालीफाइड। ये मैंने नहीं लगाई, ये तस्वीर में ही ऐसे थी, आप सर्च करेंगे तो आपको एग्जैक्टली ये तस्वीर मिल जाएगी। तो डायरेक्टर 2 तरीके से निकल सकता है। बाय लॉ कुछ ऐसा करे कि कानूनी तौर पे डिस्क्वालीफाई हो जाए, कानून कह दे तुमने ऐसा किया बस अब तुम नहीं बन सकते डायरेक्टर, तुम डायरेक्टर नहीं रह सकते। या मेंबर्स खुद इकट्ठे होकर करारदाद मुजम्मत पास कर दें, करारदाद अदम इत्मीनान, मेंबर्स कहें हमें ये डायरेक्टर नहीं चाहिए, तो अगेन वही वाली बात है कि यहाँ असेंबली मेंबरान ने मिलकर निकाल दिया और यहाँ
पिछले 15-20 साल में वाहिद इंसान जो आईनी तरीके से निकला है वो इमरान खान है। प्रॉपर आईनी तरीके से। ये आईनी तरीका है कि असेंबली में इमरान कह दें कि नहीं ये बंदा सही नहीं है, हमने इसके साथ नहीं चलना, वरना किसी को अदालत से निकाला है, किसी को धक्के से निकाला है, किसी को नाअहल डिक्लेयर। तो अगेन इस सारी जितनी भी प्राइम मिनिस्टर्स जब भी डिसमिस हुए तो वाहिद प्रॉपर डिसमिसल यहाँ हुई जो इज्जत वाली डिसमिसल थी इन टर्म्स ऑफ कानून। लेकिन इन टर्म्स ऑफ भरोसा ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप रूलिंग पार्टी में हो, आपकी सीटें भी सबसे ज़्यादा हों और जितनी आपकी सीटें हैं उससे ज़्यादा वोट आपको आपके अगेंस्ट पड़ जाएं, यानी कि आपकी अपनी सीटें कुछ कट के कहीं और चली जाएं और वो उठ के वोट कर देंगे हाँ जी इस बंदे को हमने निकालना है। खैर मतलब उस तरफ जाएंगे तो फिर और ख़तरनाक बातें होना शुरू हो जाएंगी, फिर आप पीछे वाले लोगों के ऊपर तबसरा करवाना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो वो फिर कहीं मामला ख़तरनाक तरफ जा सकता है। तो डायरेक्टर कैसे निकल सकता है? मेंबर्स निकाल सकते हैं रेजोल्यूशन के थ्रू, और बाय लॉ कुछ ऐसी हरकत करे जिससे उसे खुद ब खुद निकाल दिया जाए। जब भाई मेंबर्स निकालना है, अगर एक डायरेक्टर को मेंबर्स ने निकालना है तो उसका क्या तरीका है? यहाँ पे 1 ऑन कर दीजिएगा, जज़ाकल्लाह। अगर मेंबर्स ने निकालना है तो उसका क्या तरीका है? मेंबर इकट्ठे होंगे, मेंबर एक करारदाद पास करेंगे, एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हमने डायरेक्टर को रिमूव करना है। ये रेजोल्यूशन के कुछ लोग फेवर में आएंगे, कुछ लोग इसके अगेंस्ट आएंगे। डायरेक्टर जब आया था तो इलेक्शन से आया था और इलेक्शन में जो वोट पड़े थे वो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई हुए थे सीटों के साथ। आज भी जो लोग वोट कर रहे होंगे तो इस वक्त भी उनके वोट मल्टीप्लाई उतनी ही सीटों के साथ होंगे जितने इलेक्शन वाले दिन थे, ताकि हम कंपेयर कर सकें। जब एक डायरेक्टर को लोग निकालने की बात कर रहे होंगे तो कुछ लोग चाहते होंगे डायरेक्टर ना जाए और कुछ चाहते होंगे, जो चाहते हैं डायरेक्टर चला जाए वो फेवर में वोट करेंगे और जो डायरेक्टर ना जाए अगेंस्ट वोट करेंगे। पहली दफ़ा लॉ ने ये नहीं बताया कि फेवर में कितने वोट आए तो रेजोल्यूशन पास होगी, बताया है अगर अगेंस्ट इतने वोट आ गए तो डायरेक्टर बच जाएगा। डायरेक्टर को बचने के लिए कितने वोट चाहिए? लॉ ने बेंचमार्क दिया हुआ है। अगर तो इलेक्टेड डायरेक्टर को निकाल रहे हैं तो वो जो सबसे कम वोटों से डायरेक्टर आया था, याद है? वो जो 5000 शेयर्स या 70,000 वोटों से आया था, तो इलेक्टेड डायरेक्टर ने अगर निकलना है तो उसको बचने के लिए उतने वोट भी मिल गए, वो बच जाएगा। अब अगर 15 लाख वोट ये कहते हैं कि निकालो और 80,000 वोट कहते हैं कि नहीं निकालो, तो नहीं निकाला जाएगा। अजीब सी रेजोल्यूशन है जिसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसकी फेवर है, इंपॉर्टेंट क्या है इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट, यानी डायरेक्टर की फेवर में कितने हैं। और अगर कैजुअल वैकेंसी वगैरह निकल रही है, वो तो इलेक्शन लड़के ही नहीं आया, तो फिर हम लेंगे एवरेज वोट्स। एवरेज वोट किसे कहते हैं? हम देखेंगे इलेक्शन वाले दिन कितने टोटल वोट अवेलेबल थे। फर्स्ट करें सवाल हमें बता दें कि उस दिन 27 लाख वोटों से इलेक्शन हुआ। 27 लाख वोट ऊपर रखे, डिवाइड कर देना है। कैसे डिवाइड कर देना है? आज कितने डायरेक्टर्स हैं। ये कैजुअल वैकेंसी इलेक्शन से नहीं आया। फर्स्ट करें कंपनी में 13 डायरेक्टर हैं, 2 क्रेडिटर्स के हैं, 2 फलाना हैं, कुछ इलेक्टेड हैं, कुछ, ये 13 डायरेक्टर्स। फर्स्ट करें ये 13 के 13 लोगों को 2 साल पहले इलेक्शन लड़वाते और इन 13 लोगों को वो 27 लाख वोट बराबर बराबर मिलते, तो हर बंदे को जो 2 लाख चंद वोट मिलते, ये बेंचमार्क बन जाएगा। अगर आज ये उतना मैंडेट ले सका अपनी फेवर में तो बच जाएगा। बात समझ आ रही है? किताब ही कहती है कि मेंबर्स में रिमूव डायरेक्टर थ्रू रेजोल्यूशन, लेकिन ये रेजोल्यूशन शेल नॉट बी कंसिडर्ड एट पास इफ नंबर ऑफ वोट कास्टेड अगेंस्ट रेजोल्यूशन, यानी कि इन फेवर ऑफ डायरेक्टर, इज इक्वल टू और एक्सीड। डायरेक्टर के केस में मिनिमम नंबर ऑफ वोट कास्टेड एट इमीडिएटली प्रेसिडिंग इलेक्शन, इमीडिएट पुराने में जो सबसे कम वोट कास्ट हुए थे जिस डायरेक्टर को, वो बेंचमार्क है। और फर्स्ट या कैजुअल वैकेंसी के केस में टोटल वोट्स अवेलेबल, अगर सवाल दे दे तो ठीक है, सवाल ना दे तो उस दिन के टोटल सीटें पकड़ें और उस दिन के टोटल शेयर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको टोटल वोट अवेलेबल मिल जाएंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द, इस वक्त कितने डायरेक्टर हैं, उस दिन की सीटें उस दिन के शेयर से मल्टीप्लाई करके उस दिन के टोटल वोट पता लग गए। और डिवाइड किससे किया? आज के डायरेक्टर से। अजम्पशन ध्यान में रखनी है, अगर ये आज के 13 लोग उस वक्त 27 लाख वोटों का इलेक्शन लड़ते और हर बंदे को बराबर वोट मिले होते तो इसको कितने वोट मिले होते? इतने वोट ले लेगा, ये बच जाएगा। रिमूवल वाली बात समझ आ रही है? तो डायरेक्टर को बाय रेजोल्यूशन रिमूव किया जा सकता है, लेकिन ये रेजोल्यूशन नहीं पास होगी अगर इलेक्टेड डायरेक्टर मिनिमम वाले वोट ले ले और कैजुअल वैकेंसी वगैरह एवरेज वोट ले ले।
डायरेक्टर के निकालने का दूसरा तरीका, इसको हम कहते हैं वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर। डायरेक्टर ने अपना ऑफिस वेकेट कर देना है, डायरेक्टर को ऑफिस निकाल दिया जाएगा। अगर कुछ गलत कर तो हम कहेंगे कानूनी तौर पे अब वो अपने ऑफिस में बैठने का अहल नहीं है। वो कब होगा? चंद बातें हैं। अगर वो इनएलिजिबल हो जाए अंडर कंपनीज एक्ट, अगर कंपनी लॉ ने उसे कह दिया इनएलिजिबल, तो ऑटोमेटिकली वो जगह से फारेग है। अगर वो अपने आप को एब्सेंट कर ले विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस, अगर बगैर बताए डायरेक्टर्स को एब्सेंट हो रहा हो लगातार 3 मीटिंग से, डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई वो नहीं आया, अगली मीटिंग हुई फिर नहीं आया, तीसरी मीटिंग हुई फिर नहीं आया, मतलब एक डायरेक्टर पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो मीटिंग्स अटेंड कर ले। और डायरेक्टर्स की मीटिंग तो अक्सर पूरे क्वार्टर में एक होती है, तो इसका मतलब है बड़े महीने हो गए भाई साहब के पास टाइम ही नहीं है कि हमारी मीटिंग अटेंड करे। तो जब 3 लगातार मीटिंग छोड़नी है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर 2 तीसरी में आ गया तो खत्म कहानी, अब फिर 3 लगातार छोड़नी पड़ेगी। 3 लगातार मीटिंग छोड़ दे डिस्क्वालीफाई, इनएलिजिबल हो जाए तो डिस्क्वालीफाई। अगर कोई लोन या गारंटी एक्सेप्ट कर ले कंपनी से इस एक्ट की खिलाफ वर्जी करते वक्त, कंपनी लॉ ने हमें ये इजाज़त दी है कि अगर कंपनी का डायरेक्टर लोन लेना चाहता है तो मेंबर से इजाज़त ले लो। लिस्टेड कंपनी में हमें SECP से भी पूछना पड़ता है। कुछ रूल्स बताए हैं लॉ ने, अगर उन रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए लोन ले लिया तो क्या होगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरा, उसने या कोई भी फर्म जिसमें वो पार्टनर है या कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर है, उसने विदाउट जनरल मीटिंग की सैंक्शन, बगैर मेंबर से पूछे एक्सेप्ट कर लिया या होल्ड कर लिया क्या? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये क्या होता था? कंपनी में कोई एडिशनल जगह जिससे आपको कोई एडिशनल पैसे आते हैं। अब डायरेक्टर ने कहा जी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं मैनेजर अकाउंट्स भी बन जाता हूँ। अब डायरेक्टर होने की तनख्वाह भी ले रहा है, मैनेजर अकाउंट्स होने की तनख्वाह भी ले रहा है। तो अगर हमारा ही कोई बंदा हमारे किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है तो उसकी अप्रूवल मेंबर से लेनी पड़ती है। हम मेंबर से कहते हैं बंदा कंपिटेंट है, लेकिन चूंकि ऑलरेडी तनख्वाह ले रहा है तो तुम लोग बताओ उसको अपॉइंट करें या ना करें। और याद करें तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की पॉलिसी भी होती है कि अगर आप किसी रिलेटेड पर्सन को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अपॉइंट कर रहे हैं तो रूल क्या है? मेंबर्स की अप्रूवल से होना चाहिए। लेकिन अगर बगैर अप्रूवल ऑफ मेंबर है वो होल्ड कर ले या एक्सेप्ट कर ले तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। 3 एक्सेप्शंस हैं। अगर आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं या लीगल एडवाइजर हैं या टेक्निकल एडवाइजर हैं, इन 3 केसेस में इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी केसेस में अगर आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट करें तो इजाज़त लेनी है मेंबर से। चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं कोई मसला नहीं है। अगर आप लॉ जानते हैं और आप लीगल एडवाइज़र बन जाते हैं और उसके एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, अलाउ है। अगर आप किसी भी किस्म के टेक्निकल, किसी भी खास टेक्निकल फील्ड की एक्सपर्टाइज रखते हैं तो आपको इजाज़त है कि आप कंपनी से एक्स्ट्रा पैसे ले सकते हैं बगैर मेंबर से पूछे। लेकिन इन 3 के अलावा कोई भी पोजीशन होगी तो फिर क्या होगा? मेंबर से पूछना पड़ेगा। और अगर मेंबर्स ने अलाउ नहीं किया और आप फिर भी वो पोजीशन एक्सेप्ट कर लें तो आपने जो किया आपको निकाल दिया जाएगा। 5वीं चीज़, कोई भी एडिशनल ग्राउंड हम आर्टिकल में स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अब अगर आपसे को पूछे डायरेक्टर बाय लॉ कैसे निकलेगा तो आप कहेंगे 5 में से एक भी हरकत करेगा निकल जाएगा। अगर आर्टिकल्स में कुछ लिखा था उसने उसकी खिलाफ वर्जी की निकल जाएगा। अगर उसने 3 लगातार मीटिंग्स छोड़ दी निकल जाएगा। वो इनएलिजिबल हो गया, वो जो हमने पढ़ी हुई थी इनएलिजिबल हो गया अचानक से निकाल दिया जाएगा। 3 वो या उसकी फर्म या उसकी जिस कंपनी में वो हिस्सेदार है उन्होंने कंपनी से कोई लोन या गारंटी ले ली बगैर उसके रूल्स फॉलो किए तो निकाल दिया जाएगा। या उसने या उसके किसी ताल्लुक वाले ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट कर लिया मेंबर से पूछे बगैर उन 3 को छोड़ के तो वो निकाल दिया जाएगा। डन। तो डायरेक्टर का रिमूवल हमने समझने की कोशिश की कि कैसे कैसे होता है। अब मिसलेनियस रूल्स एंड डायरेक्टर के, जिसमें कुछ जगह क्रैम करना है कुछ जगह समझना है। पावर, ड्यूटीज एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ डायरेक्टर। वो पावर वो पावर किस होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। तो स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर्स की रेजोल्यूशन होती है। तो जहां जहां लॉ ने कहा ना ये काम मेंबर करेंगे वो मेंबर करेंगे। उसके अलावा कंपनी चलाने और 6 पे लिखा हुआ है कि तो पास बाकी 94 की पावर, यानी डायरेक्टर में एक्सरसाइज ऑल सच पावर्स एज आर नॉट बाय दिस एक्ट आर्टिकल या स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड टू बी एक्सरसाइज बाय मेंबर्स। उसके बाद लॉ ने फिर एक लिस्ट दे दी अनफॉर्चुनेटली जिसको क्रैम करना पड़ेगा। और IK अपने बिल्कुल कभी भी परवाह नहीं की इस चीज़ की कि मैं क्यों ना पूछूं, वो पूछ भी लेते हैं। तो एक लिस्ट है डायरेक्टर्स की पावर्स की। शेयर्स डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, मनी बोरो कर सकते हैं कंपनी के बिहाफ पे, लोन्स दे सकते हैं कंपनी के बिहाफ पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हैं किसी सिंगल आइटम पे उतना जितना स्पेसिफाइड है, वो 1 मिलियन की लिमिट है। कंपनी के एसेट डिस्पोज ऑफ 100,000 तक अगर से ऊपर के करने हो तो डायरेक्टर्स की पावर है। किसी कंपनी को टेक ओवर करना हो
एनुअल या पीरियडिकल अकाउंट्स अप्रूव करने हो, बोनस देना हो, इंटरिम डिविडेंड देना हो, या किसी डायरेक्टर या फर्म को ऑथराइज करना हो कि कंपनी के साथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करे, या बैड डेट्स को राइट ऑफ करना हो, या इन्वेंटरी को राइट ऑफ करना हो, या कोई और कंप्रोमाइज लीगल वगैरह को करना हो, तो एक लिस्ट सी किताब ने दे दी कि ये वो पावर्स हैं जो नॉर्मली डायरेक्टर्स आपको याद करना पड़ेगा। जो डायरेक्टर अप्रूवल, तो 3 ऐसे काम हैं जो मेंबर से पूछे बगैर नहीं कर सकते। वो 3 काम क्या हैं? सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द अंडरटेकिंग और एनी साइजेबल पार्ट। पूरे बिजनेस को डिस्पोज ऑफ करना या बिजनेस का एक बड़ा पार्ट डिस्पोज ऑफ करना या लीज करना या बेचना आप मेंबर से पूछे बगैर नहीं कर सकते। साइजेबल पार्ट किसे कहते हैं? जहां 25% या उससे ज्यादा एसेट्स आपके लेटेस्ट अकाउंट्स के मुताबिक अगर एक पोर्शन आपके एसेट्स के 25% से ऊपर का है तो वो आपका एक साइजेबल बिजनेस है। एक कंपनी के 3-4 बिजनेस हैं, उनमें से एक बिजनेस में 30% ऑफ द एसेट्स उसके हैं, तो अगर उसको बेच दिया तो हम कहेंगे आपने एक साइजेबल पार्ट ऑफ अपना बिजनेस बेचा है। तो पूरी कंपनी या कंपनी का एक बड़ा पोर्शन, % वाला पोर्शन अगर आपने दे दिया तो पूछे बगैर ऐसे नहीं कर सकते। आप अपनी सब्सिडरी को सेल या किसी तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते मेंबर से पूछे बगैर। आप लोन या एडवांस अगर किसी डायरेक्टर ने लिया है तो उसको रिलीफ नहीं दे सकते, एक्सटेंशन नहीं दे सकते, माफ़ नहीं कर सकते। अगर किसी डायरेक्टर ने लोन लिया हुआ है तो बकाया डायरेक्टर मिलकर उसे माफ़ नहीं कर सकते, वरना क्या होगा? सारे के सारे एक दूसरे के लोन माफ़ करवा लिया करेंगे। तो पूछे बगैर नहीं हो सकता। कंपनी या कंपनी का बड़ा पोर्शन नहीं बेच सकते या लीज पे नहीं दे सकते, सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, और आप किसी लोन को एक्सटेंशन नहीं दे सकते। लिस्टेड कंपनी अगर अपनी अंडरटेकिंग या अपना बिजनेस बेच रही है, इतना बड़ा बिजनेस बेच रही है कि वाइंडिंग अप तक बात जा सकती है, तो तब तक नहीं बेच सकती जब तक वो अपने मेंबर्स को एक वाइबल अल्टरनेट ना दिखा दे। और जो भी ये ऊपर जो अप्रूवल्स मेंबर देंगे उनकी लाइफ 1 ईयर है। 1 ईयर के अंदर अंदर अगर वो इम्प्लीमेंट ना हुए तो वो अप्रूवल ख़त्म हो जाएगी। तो इस सेक्शन को हमने 2 हिस्सों में समझ लेना है। ये वो लिस्ट है जो डायरेक्टर्स बगैर किसी से पूछे कर सकते हैं, और ये वो 3 काम है जो डायरेक्टर्स विद द कंसेंट ऑफ जनरल मीटिंग करेंगे। भाई कुछ कहना चाहते हैं? पीछे जाने से उसको इनकार है जी। 5 नंबर का क्वेश्चन है जो, अगर 5 नंबर का सवाल है, अब क्या करें? कम लिखें या ज़्यादा लिखें? सवाल ये कि आपको आता कितना है, तो कम लिखें, फिर तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास ज़्यादा लिखने की। जब पता ही कम है तो फिर टेंशन नहीं लेनी। पेपर में अगर कम आता है तो कम लिख दें, लेकिन अगर आपको ज़्यादा आता है और कंफ्यूज हो रहे हैं कि कम लिखें या ज़्यादा लिखें, तो एक यूनिवर्सल जुमला, अगर आप मेरी पास पेपर की वीडियो साथ साथ सुन रहे हैं तो मैं एक जुमला बार बार रिपीट करता हूँ। जब भी कम और ज़्यादा में कन्फ्यूजन हो, ज़्यादा लिखें। अगर आपको आता है तो ये दैट इज़ अ मैटर ऑफ 2 मिनट्स ओनली, लेकिन उससे 2-3 नंबर अगर इजाफी मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। पता नहीं वो चाहते थे या नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे ज़्यादा लिख दिया, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस कर देंगे, नंबर माइनस में तो नहीं चले जाएंगे। लेकिन वो चाहते थे और हमने नहीं लिखा, एग्जामिनर कमेंट ज़रूर पढ़ा करें। किताब में जो पास पेपर है आपके साथ, जो किताब सॉफ्ट में शेयर की है, उसमें जो सवाल हैं उन सवालों के एंड पे सोल्यूशन है, सोल्यूशन के साथ उसके एग्जामिनर कमेंट्स दिए हुए हैं। यानी उन सोल्यूशन पे आई के अपने चेक करने के बाद जो कमेंट्स दिए हैं कि बच्चों ने टिपिकल क्या गलती की, तो अक्सर जगह एग्जामिनर कमेंट में कहते हैं कि बच्चों ने इतनी अहम बात तो लिखी नहीं और बच्चों ने थोड़ा सा लिखा, हम तो ज़्यादा चाह रहे थे। फिर एक मार्किंग स्कीम डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि आप कितने कितने मार्क्स के आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ कितने कितने नंबर के लिए थी। तो ये डॉक्यूमेंट ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आप सबके साथ सॉफ्ट में शेयर्ड है और वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने रेगुलर जो मर्जी किताब से तैयार किया है, लेकिन पास पेपर्स के लिए आपके साथ सॉफ्ट में शेयर्ड है। डन। तो हमने चैप्टर 7 में पेज में हमने पढ़ा था कि रिस्ट्रिक्शन डायरेक्टर के जो है ना, जो बरो करता है उस पर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। डायरेक्टर हर वो पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसको एक्ट या आर्टिकल या स्पेशल रेजोल्यूशन ने खास तौर पे मेंबर्स के लिए, तो वहाँ जो हमने रिस्ट्रिक्शन पढ़ी थी वहाँ था कि खास लेवल से ऊपर हो सकता है हम डायरेक्टर को मना कर दें और किसको कह दें कि मेंबर्स उसे करें। तो ये तो पहले ही जुमले ने कह दिया, जो खास तौर पे मेंबर्स को दे दिया गया वो डायरेक्टर का इख्तियार नहीं है, लेकिन डायरेक्टर के टिपिकल इख्तियार ये हैं। अब इनमें से कोई चीज़ अगर हम उठा के मेंबर्स के हवाले कर दें तो फिर वो मेंबर्स की पावर बन जाएगी। डन। अब थोड़ा आगे चलते हैं।
ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर, ये बहुत ही जेनेरिक सी बात है, डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़। तो इसमें कुछ किताबी बातें करनी है, आपने आर्टिकल्स के मुताबिक काम करना है, गुड फेथ में काम करना है, बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है, रीजनेबल केयर से काम करना है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इस तरह का आपके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, अनड्यू गेन नहीं हासिल करना, और अपना ऑफिस किसी दूसरे को असाइन। तो इस लिस्ट को बस आप सरसरी सा पढ़ लेना है, ये ऐसी बातें जो आप खुद से भी कुछ ना कुछ बना सकते हैं। पावर्स में ज़रा एक्सप्रेस बातें थी, तो सबसे पहले तो ये पावर और ड्यूटीज़ की बात हो गई। ड्यूटीज़ में उन्होंने कहा अगर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस SECP कभी भी कुछ भी कंपनियों को एक कोड इशू करके दे सकती है कि ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, आपने अपनी कंपनी चलानी है तो इस तरीके से चलानी है। तो अगर SECP ने किसी भी कंपनी को कंपनी चलाने का कोई कोड बताया तो उस कंपनी पे वाजिब है कंपनी के डायरेक्टर्स पे कि उस कोड को फॉलो करें। तो SECP में प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस, कंप्लायंस एंड कनेक्टेड मैटर्स फॉर कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनी। SECP जब चाहे एक ऐसा ज़ाब्ता फ्रेमवर्क दे सकता है जिससे अच्छी कंपनियां चलाने के तरीके बताए जाएं। तो ये ड्यूटी होगी डायरेक्टर्स की कि वो क्या करें, गुड प्रैक्टिसेस और इन सारी चीज़ों के मुताबिक प्रॉपर तरीके से एक्ट करें। SECP एक्सटेंट ऑफ ड्यूटीज़ भी बता सकती है डायरेक्टर्स की, और फिर डायरेक्टर ने अगर कोई डिफ़ॉल्ट वगैरह किया है तो फिर कंपनी में ये पॉलिसी हो सकती है कि डायरेक्टर्स उसको बैठ के रेटिफाई करें कि अच्छा चलो तुमसे गलती हुई है लेकिन ये चीज़ इस तरह से कर लेते तो ज़्यादा बेहतर थी। अगर लॉ ने एक रिस्ट्रिक्शन दी और आपने फॉलो नहीं की फिर तो कन्फर्म जुर्माना है। लेकिन अगर कंपनी वालों ने खुद से एक रूल बनाया था और वो फॉलो नहीं हुआ, याद है वो जो पॉलिसी हमने बनाई थी रिलेटेड पार्टी की, जब फॉलो नहीं की थी तो हमने पहली ऑप्शन क्या दी थी कि रेटिफाई कर लो 90 दिन में, और अगर रेटिफाई भी ना करो तो फिर सजा दी थी। तो इधर भी अगर कंपनी ने खुद से कोई पॉलिसी बनाई हुई और डायरेक्टर से फॉलो ना करे तो हम रेटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉ ने कुछ कहा है कि ये तुमने करना और उसने नहीं किया तो फिर डायरेक्ट सजा मिलेगी। देन डायरेक्टर्स की लायबिलिटीज में इस पे एंड की तरफ आता हूँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल सेक्शन है, मैं इसको फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ। डायरेक्टर्स की प्रोसीडिंग्स, डायरेक्टर्स की मीटिंग्स किस तरह से होंगी, वन भी ऑफ कर देते हैं। डायरेक्टर्स की मीटिंग किस तरह से होंगी, इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था डायरेक्टर्स की मीटिंग के बारे में बताने का, तो छोटे से पॉइंट्स बताए हैं उन्होंने कहा। लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर्स की मीटिंग का कोरम होगा हायर ऑफ 4 या 1/3, नंबर 4 या 1/3 ऑफ टोटल। अब लिस्टेड कंपनी में अगर 15 डायरेक्टर्स हैं तो 15 का 1/3 5 वर्सेस 4 बड़ा नंबर क्या है, तो फिर 5 होंगे तो कोरम पूरा होगा। अगर टोटल डायरेक्टर्स हैं 9 का 1/3 3 और 4। अगर डायरेक्टर्स हैं फर्ज करें 14 को 3 पे डिवाइड करें 4.67, कम से कम 4 पूरे डायरेक्टर और 1 2/3 डायरेक्टर होना चाहिए। तो अब ये चूंकि इंसान है तो इसमें हमें राउंडिंग अप करनी पड़ेगी, तो जब भी आप इसको डिवाइड करें तो हमेशा राउंड अप होगा, तो कम से कम 5 डायरेक्टर्स। लिस्टेड कंपनी का कोरम, बाकियों का कोरम कोई नहीं बताया, उन्होंने कहा बाकियों का कोरम आप आर्टिकल्स में लिख देना, कोई बात नहीं, खैर है। डायरेक्टर मीटिंग अटेंड करना चाहें तो कभी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी भी ऑडियो विजुअल मीन से वो अटेंड कर सकते हैं। वो जूम की मीटिंग से आ जाएं, वो किसी भी फ़ोन करके स्पीकर ऑन करवा के मीटिंग में आ जाएं। डायरेक्टर के ऊपर वो नहीं है पाबंदी कि आप फिजिकली ही लाजमी आओ, वो चाहें तो किसी भी टेली या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तरीके को यूज़ करके मीटिंग में आ सकते हैं। फिर पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर कम से कम हर क्वार्टर में 1 दफ़ा मिलेंगे, कम से कम हर क्वार्टर में 1 दफ़ा मिलेंगे। कोरम किसे कहते हैं भला, इतने होंगे तो मीटिंग होगी वरना नहीं होगी। अब फर्ज करें एक कंपनी के डायरेक्टर्स अचानक से इनएलिजिबल हो जाएं, बहुत सारे लिस्टेड कंपनी है उसके डायरेक्टर इनएलिजिबल हो गए, अब रह ही 3 गए हैं, 3 का 1/3 1 और 4 में बड़ा नंबर क्या है 4 डायरेक्टर होंगे तो मीटिंग होगी वरना मीटिंग नहीं होगी, और रहते कितने, तो 4 तो कभी भी नहीं हो सकते, तो ये तो कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे और कभी भी डायरेक्टर्स को फिल नहीं कर सकेंगे। तो उन्होंने कह दिया कि भाई अगर देयर आर नॉट एनफ डायरेक्टर टू फॉर्म अ कोरम टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी, तो जितने भी रिमेनिंग डायरेक्टर हैं उनको डीम किया जाएगा कि अब वो कोरम है, तो जितने रह गए हैं वो सारे के सारे कोरम मान लिए जाएंगे। अगर 3 बंदों ने आगे कैजुअल वैकेंसी के लिए मीटिंग कर ली तो वो भी काफ़ी है। तो मीटिंग के बारे में हल्की सी बात की, लिस्टेड कंपनी का कोरम बताया, बाकी आर्टिकल्स में टेली वीडियो से अटेंड कर सकते हैं, और अगर डायरेक्टर्स उतने ना हो कि कोरम पूरा हो कैजुअल वैकेंसी पूरे करने के लिए, तो जितने हैं उससे से कोरम पूरा हो जाएगा। पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर हर क्वार्टर में कम से कम 1 दफ़ा मिल लेंगे। मजीद मीटिंग के ऊपर उन्होंने क्या बताया, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, ये वही सेक्शन है जो हमने पीछे पढ़ा था। वहाँ प्राइवेट कंपनी और 50 तक के मेंबर्स की कंपनी को ये पावर थी कि रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन कर सकते हैं, वही सारे अल्फाज हैं। ये डायरेक्टर्स के पास हमेशा ये पावर होती है कि वो रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन कर सकते हैं।
डन। इसको सेक्शन के अल्फाज भी देखने की ज़रूरत नहीं है, वही अल्फाज कॉपी पेस्ट हुए हुए हैं। सर ये स्पेशल रेजोल्यूशन समझे जी, सवाल क्या ये स्पेशल रेजोल्यूशन मानी जाएगी? जवाब, स्पेशल रेजोल्यूशन सिर्फ मेंबर्स के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, डायरेक्टर में स्पेशल रेजोल्यूशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। ये मेंबर्स की ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होती है या स्पेशल होती है। डायरेक्टर्स अपने फैसले हमेशा सिंपल मेजॉरिटी से करते हैं। अगर लॉ किसी जगह बता दे कि उतनी अक्सरियत चाहिए तो वो चाहिए होगी, अदरवाइज हमेशा ही अपने फैसले कैसे करेंगे? सिंपल मेजॉरिटी से। देन रिकॉर्ड ऑफ रेजोल्यूशन एंड मीटिंग के मिनट्स, तकरीबन वही मीटिंग के मिनट्स वाला सेक्शन जो हम लोगों ने मेंबर्स में पढ़ा था, बस फ़र्क ये है कि वो 20 साल के लिए संभाल के रखने होते थे, ये 10 साल तक के लिए संभाल के रखने हैं। फ़र्क ये होता था कि वहाँ मेंबर्स को मिनट्स नहीं मिलते थे, जो मांगता था 7 दिन के अंदर उसे मिलते थे। यहाँ डायरेक्टर्स को खुद ही से मीटिंग के मिनट्स 14 दिनों के अंदर मिल जाएंगे। वहाँ मीटिंग के 7 दिन से पहले पहले मांग नहीं सकते थे, और मांगने के कितने दिन में मिलते थे? तो 7 × 7, तो यहाँ बगैर मांगे 14 दिनों में आपको आपके मीटिंग के मिनट्स मिल जाएंगे। तो ये सेक्शन और जो पिछला सेक्शन है ये हमें अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका सिर्फ एक आध डिफरेंस नोट कर लें, बाकी ये दोनों सेक्शन हम लोगों ने मीटिंग में पढ़े हुए हैं। छोटे छोटे से सेक्शन, डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन पे रिस्ट्रिक्शन। एक डायरेक्टर को कोई भी इजाफी काम करने के लिए या कोई भी मीटिंग अटेंड करने के लिए हम कितने पैसे दे सकते हैं? जवाब ये है कि जो आर्टिकल्स में लिखा हो। कोई भी एक्स्ट्रा सर्विसेज अगर डायरेक्टर परफॉर्म कर रहा है, इंक्लूडिंग अगर वो चेयरमैन को ऑफिस होल्ड कर रहा है, तो जो डायरेक्टर्स या जनरल मीटिंग ने इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स तय की होगी पॉलिसी, उसके मुताबिक पैसे मिलेंगे। मीटिंग अटेंड करने के कितने पैसे मिलेंगे? जो स्केल डायरेक्टर या कंपनी ने जनरल मीटिंग में आर्टिकल्स के मुताबिक अप्रूव किया हुआ है। तो इसका मतलब डायरेक्टर को इजाफी काम करने के कितने पैसे मिलेंगे? जैसे आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। डायरेक्टर को मीटिंग अटेंड करने के कितने पैसे मिलेंगे? जो आर्टिकल्स में लिखा है। जो आर्टिकल्स में लिखा है उसके दायरे में रहते हुए मेंबर्स या डायरेक्टर्स बैठ के एक पॉलिसी बनाएंगे, वो पॉलिसी आर्टिकल्स के मुताबिक होनी चाहिए। फिर मजीद इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन, ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग डायरेक्टर। जितनी भी कंपनी के डायरेक्टर्स की ट्रांजैक्शन कंपनी के साथ हैं, उसके बारे में लॉ ने कुछ एहतियातें बताई हैं। जो डायरेक्टर की कंपनी के साथ कैश ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, बड़ा मजाकिया सा रूल है, वो कैश में नहीं होनी चाहिए। जो डायरेक्टर की कंपनी से कैश ट्रांजैक्शन है वो कैश में यानी बैंकिंग चैनल से होनी चाहिए। अगर डायरेक्टर को कंपनी ने पैसे देने हैं या उससे पैसे लेने हैं तो उसे पैकेट में पैसे नहीं देंगे या पैकेट में उससे पैसे नहीं लेंगे, वो हमेशा बैंकिंग चैनल से, बैंक के थ्रू रूट करके, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र करके, के थ्रू ट्रांसफ़र करके। तो डायरेक्टर के साथ जो ट्रांजैक्शन है वो बैंकिंग चैनल से होगी। और जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है उसमें फिर ये है कि डायरेक्टर ने कहा ये मेरी गाड़ी पकड़ो, मुझे इतने 1000 शेयर्स दे दो, गाड़ी खटारा और शेयर्स मांग लिए उसने। तो रूल ये है कि मेंबर्स के सामने हम वो कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे जिसमें डायरेक्टर के साथ हमारी नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो रही है। उस एसेट की वैल्यूएशन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से करवाएंगे, वो वैल्यूएशन शेयर होल्डर्स को दिखाएंगे। अगर शेयर होल्डर्स ने ओके कर दिया तो हम डायरेक्टर के साथ वो ट्रांजैक्शन करेंगे, वरना वो ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। किताब से पूछते हैं, कैश ट्रांजैक्शन, कंपनी शैल इंश्योर ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर्स आर ओनली थ्रू, ये बात समझ आई? नॉन कैश ट्रांजैक्शन अनलेस प्रायर अप्रूवल किसी रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग वगैरह से ना ली हो, डायरेक्टर ऑफ कंपनी या होल्डिंग या सब से कनेक्टेड एक्वायर और इज टू एक्वायर एसेट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फ्रॉम द कंपनी या एसेट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फ्रॉम सच, वो डायरेक्टर या उसका कनेक्टेड बंदा कंपनी से या उनसे सूरतों में जब तक प्रायर अप्रूवल रेजोल्यूशन ऑफ जनरल मीटिंग से आपने नहीं ले ली तब तक ये काम नहीं होगा। जो नोटिस देंगे आप रेजोल्यूशन का उसमें पर्टिकुलर ऑफ अरेंजमेंट होंगे और वैल्यू ऑफ एसेट जिसमें आपने एक प्रॉपर रजिस्टर्ड वैल्यूअर से उसकी वैल्यूएशन करवाई होगी। आप मेंबर्स को दिखाएंगे कि हमारा डायरेक्टर हमारे साथ ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है, ये देख लो क्या आप लोग इजाज़त देते हो कि हम उसे इजाज़त दें। बात समझ आई? छोटे छोटे से बहुत सारे से रूल्स हैं और बस हमने इसको पढ़ते चले जाना है। हमें डायरेक्टर्स की टाइप और रिमूवल समझ आ गया है। अब छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। डायरेक्टर का लोन, किसी डायरेक्टर को लोन देना खतरनाक है। कंपनी का पैसा अगर कंपनी अपने कामों पे लगाएगी तो कंपनी को अच्छे प्रॉफिट्स होंगे, और कंपनी ने पता लगा 3 करोड़ उठा के अपने डायरेक्टर को लोन दे दिया, पैसा ब्लॉक हो गया और डायरेक्टर पैसे वापस नहीं करेगा तो किसी एम्प्लॉई में ज़रूरत है कि वो उससे पूछे, फिर डायरेक्टर उसमें रिलैक्सेशन भी मांग रहा होगा, 100 और तरह के मसले। तो अगर लॉ कहते हैं कि डायरेक्टर को लोन देना मना है तो भी गलत है।
क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्टर ने कंपनी के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया हो, बड़ी मेहनत से दिन रात लगन से काम किया हो, कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, और आज बेचारे को 2 करोड़ की ज़रूरत पड़ी है तो कंपनी ने आंखें फेर ली, तो फंस गए हम। टोटका ये निकाला कि मेंबर्स के सामने रख देंगे सिचुएशन, अगर मेंबर्स मान गए तो हम डायरेक्टर को लोन दे देंगे। तो कंपनी इज़ नॉट अलाउड विदाउट अप्रूवल ऑफ मेंबर कि वो किसी भी किस्म की फाइनेंशियल फैसिलिटी डायरेक्टर को दे, कंपनी के डायरेक्टर को या होल्डिंग के या उनके किसी रिश्तेदार को किसी भी किस्म की गारंटी या सिक्योरिटी, ना लोन ना गारंटी सिक्योरिटी दे सकते हैं जब तक मेंबर्स मान ना जाएं। और लिस्टेड कंपनीज के केस में SECP के अप्रूवल भी चाहिए। हाँ, अगर कंपनी का काम धंधा इसी तरह का है, अगर कंपनी का बिजनेस ही लोन लेना देना है, कंपनी है ही बैंकिंग कंपनी, तो वो तो पूरी दुनिया दे रही है, फिर डायरेक्टर ने भी लोन ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर एक कंपनी का डायरेक्टर ही कंपनी से लोन लेगा तो रूल क्या है, मेंबर से पूछेंगे, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो मेंबर से भी पूछेंगे और SECP से भी पूछेंगे। ये वो रूल्स हैं, अगर इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए किसी को लोन दे दिया वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बात समझ आ रही है? छोटी छोटी सी 2 और प्रोहिबिशंस, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, कंपनी के डायरेक्टर कंपनी के पैसों पॉलिटिकल करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज को तोहफे नहीं देंगे, पॉलिटिकल लेवल पे कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, कंपनी हो जाएगी सियासी, और कल को वो पॉलिटिकल पार्टी जेल चली गई और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इख्तियार में आ गई तो आपकी कंपनी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन या पॉलिटिकल पर्पस के लिए ट्रांजैक्शन करना डायरेक्टर्स को मना है कि आपने कंपनी का पैसा पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करना, ना ही कंपनी के पैसों से आपने मीटिंग्स में गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। जब मेंबर्स मीटिंग में आएंगे तो आपने उनको गिफ्ट नहीं देने। पुराने ज़माने में होता था कि मेंबर्स आते थे, वो मीटिंग अटेंड करते थे, उनको बड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते थे, वो कहते थे यार ये बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं, ये हमें जाते जाते गिफ्ट देते हैं, हमने आइंदा इन्हीं को वोट देना है। आप ही के पैसे से आपको ही गिफ्ट दे दिया और अगली दफ़ा आप ही से वोट ले लिए। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे लैपटॉप तकसीम कर दें, घर तकसीम कर दें, लोन तकसीम कर दें, राशन तकसीम कर दें, तो होगा ये कि लोगों की ही पैसा लोगों पे वापस कर दिया और लोगों के दिल में घर कर लिया कि ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, हम अगली दफ़ा इन्हें वोट देंगे। तो उन्होंने कहा कंपनी इज़ नॉट अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट्स इन एनी फॉर्म टू इट्स मेंबर इन इट्स मीटिंग में किसी भी किस्म का कोई भी गिफ्ट देना मना है। इस पे SECP का एक बड़ा सख्त सर्कुलर आया है, वो कहते हैं गिफ्ट्स इंक्लूड्स रिफ्रेशमेंट एंड टेक अवेज। मीटिंग में खाना भी नहीं खिलाना, मीटिंग में बॉक्सेस भी नहीं देने घर ले जाने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कौम कीमे वाले नान से या बिरयानी से अचानक से बिक सकती है। एक सेक्शन हमारा रह गया था, लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स। लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर जी, पहले लाइट ऑन कर देते हैं फिर एक दफ़ा इसको। लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, एक डायरेक्टर की जो लायबिलिटीज लॉ ने उसके जिम्मे लगाई हैं, हम किसी किस्म का रेजोल्यूशन पास करके, कोई एग्रीमेंट करके, कोई कॉन्ट्रैक्ट करके, किसी भी तरीके से डायरेक्टर को मिलने वाली लायबिलिटी उससे माइनस नहीं कर सकते। जो लॉ ने कह दिया कि ये करने पे डायरेक्टर को इतना जुर्माना, जो लॉ ने कह दिया ये करने पे डायरेक्टर को इतना जुर्माना, वो उसे पड़ेगा। किसी डायरेक्टर को उसकी लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट नहीं किया जा सकता। 2 एग्जेम्पशंस है, 2 एक्सेप्शंस है। एक एक्सेप्शन है नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर। आप कहेंगे सर ये क्या चीज़ है? डायरेक्टर्स की जो किस्में उस दिन हमने पढ़ी थी, हमने उसमें से एक कैटेगरी नहीं पढ़ी थी, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर। नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है तकरीबन उसकी तरह के होते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उनकी किस्म है। नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स वो तमाम डायरेक्टर हैं जो डे टू डे अफेयर्स नहीं देखते, हर वक्त बैठे नहीं होते, तनख्वाहें नहीं ले रहे होते, वो सिर्फ मीटिंग वाले दिन आते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, मीटिंग की फ़ीस लेते हैं और चले जाते हैं। उनमें से जो ऐसे इंडिपेंडेंट हो जिनका दूर दूर तक ताल्लुक ना हो वो इंडिपेंडेंट हैं, और जो अदर देन इंडिपेंडेंट हैं वो कहलाते हैं नॉन एग्जेक्टिव। तो आपके जितने भी डायरेक्टर ना इलेक्शन से आए, क्रेडिटर्स की तरफ से आए, कहीं से भी आए, उनकी 2 कैटेगरीज हो सकती हैं, या वो एग्जेक्टिव्स हो सकते हैं या नॉन एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव तनख्वाह वाले डायरेक्टर्स जो हर वक्त 9 to 5 बैठे हुए हैं, डे टू डे कंपनी के अफेयर्स देख रहे हैं, और नॉन एग्जेक्टिव्स वो जो सिर्फ मीटिंग वाले दिन आ रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जैसे क्रेडिटर्स वाले हैं, ये सिर्फ मीटिंग वाले दिन आते हैं, हर वक्त नहीं बैठे होते। तो जो मीटिंग वाले दिन आए, सिर्फ मीटिंग अटेंड करें और अपना मशवरा दें और चले जाएं, ये कहलाते हैं नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स। अभी थोड़ी पहले हमने बात की डायरेक्टर को उसकी लायबिलिटी से वेवर
नहीं मिल सकता, लेकिन एक्सेप्शन है अगर नॉन एग्जेक्टिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ये साबित कर दें कि जो मामला हुआ है उसमें उनका कोई रोल नहीं था, और चूंकि वो हर वक्त नहीं बैठे हुए थे तो उनका कसूर नहीं है। तो अगर वो मीटिंग के प्रोसीजर्स या मिनट से साबित कर दें कि उन्होंने मीटिंग में उसके बारे में जो बात थी उस पर राय शाय क्या दी थी, और अगर वो कह दें कि एग्जीक्यूशन के वक्त मैं शामिल नहीं था, तो उनकी बचत हो सकती है। किसको बचत मिलेगी? नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। दूसरी एक्सेप्शन क्या है? दूसरी एक्सेप्शन ये है कि अगर एक डायरेक्टर के ऊपर लीगल केस हो गया, रूल क्या है? रूल ये है कि डायरेक्टर को मिलने वाली कोई भी लायबिलिटी हम एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते, और अगर डायरेक्टर को कहीं पैसे देने पड़ जाएं तो कंपनी इंडेमनीफाई नहीं करेगी कि तुम्हें नुकसान हुआ था, जुर्माना हुआ था 5 मिलियन का, ये लो हमसे पकड़ो 5 मिलियन। आप उसको ऐसे नहीं फेवर दे सकते। लेकिन अगर डायरेक्टर पे एक लीगल केस हुआ और डायरेक्टर साबित हो गया कि डायरेक्टर गिल्टी नहीं था और उसकी फेवर में डिसीजन आ गया, अब अगर डायरेक्टर को कोई भी लीगल खर्चा या कोई भी नुकसान उठा उस केस की वजह से कंपनी को डिफेंड करते करते, तो कंपनी फिर उसको कंपनसेट करेगी। किताब की तरफ आते हैं 1.3 जज़ाकल्लाह। लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर। कोई भी प्रोविजन आर्टिकल्स में या कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी शेल बी वॉइड, ऐसी कोई भी प्रोविजन वॉइड होगी दैट इज एग्जेम्प्टिंग कोई भी ऑफिसर या ऑडिटर या कोई भी इस तरह से, और डायरेक्टर ऑफिसर के अंदर आ जाता है, और इंडेमनीफाइंग हिम अगेंस्ट एनी लायबिलिटी दैट वुड अदरवाइज अटैच टू हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी नेग्लिजेंस, डिफॉल्ट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑफ विच ही मे गिल्टी इन रिलेशन टू द कंपनी में किसी भी जगह कोई ड्यूटी का गफलत, कोई ब्रीच, कोई गड़बड़, कुछ भी उसने किया, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी डायरेक्टर के साथ नहीं कर सकती जो उसको एग्जेम्प्ट कर दे या उसको बाद में खर्चा वापस कर दे। एक्सेप्शन क्या है? कंपनी में इंडेमनीफाई एनी सच पर्सन अगेंस्ट एनी लायबिलिटी इनकर्ड बाय हिम इन डिफेंडिंग एनी प्रोसीडिंग, कोई भी लीगल केस सिविल हो या क्रिमिनल, इन विच जजमेंट इज गिवन इन हिज फेवर और ही इज नॉट। तो जहां वो साबित हो जाए हक पे, वहां का उसका खर्चा दिया जा सकता है, लेकिन जहां साबित हो कि उसने गलत किया तो कंपनी उसको किसी किस्म की सपोर्ट नहीं करेगी। दूसरा, इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर को प्रोटेक्शन क्या है? लिस्टेड कंपनियों में और पब्लिक सेक्टर कंपनियों में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर शेल बी हेल्ड लायबल ओनली फॉर सच एक्ट और ओमिशन विच हैड अकर्ड विद हिज नॉलेज, जो उसकी नॉलेज से हुआ है। ये कैसे पता लगेगा? एट्रीब्यूटेबल थ्रू बोर्ड प्रोसेस एंड विद हिज कंसेंट और इन्वॉल्वमेंट, और वेयर ही हैज नॉट एक्टेड, जहां साबित हो जाए वो इन्वॉल्व था, जहां साबित हो जाए उसने ध्यान नहीं किया, जहां साबित हो जाए हमें बोर्ड के प्रोसेस, मीटिंग के मिनट्स और उन सारी चीज़ों से कि वो इन्वॉल्व था या उसने खास तौर पे एहतियात नहीं की, वहां तो वो लायबल है। लेकिन जो उसकी गैर मौजूदगी में उसे पता ही नहीं और बाकी डायरेक्टर्स ने गड़बड़ कर दी, फॉर एग्जाम्पल प्रोस्पेक्टस में झूठ बोल दिया और इसने वो मीटिंग अटेंड नहीं की थी और जाहिर है इसने कोई जुर्म नहीं किया, मीटिंग आप कभी कभार छोड़ भी सकते हैं। तो अगर साबित हो जाए कि ये नॉन एग्जेक्टिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन्वॉल्व नहीं था उस हरकत में, तो फिर इनको बचत होगी। डन। नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर किसे कहते हैं उसकी वो पीछे हमारी एक डेफिनेशन रहती है। उधर उसके आगे थी, मैंने यहाँ अलग से दिखाई भी है इधर। इस सेक्शन के मुताबिक, सिर्फ इस सेक्शन के मुताबिक जो आपने अभी पढ़ा, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर कैसे कहते हैं? दैट इज नॉट फ्रॉम अमंग द एग्जेक्टिव मैनेजमेंट टीम एंड मे नॉट बी। एग्जेक्टिव टॉप टीम में नहीं है, वो जो हर वक्त बैठे होते हैं उनमें नहीं है, इंडिपेंडेंट हो भी सकता है और नहीं भी। इज एक्सपेक्टेड टू लेंड आउटसाइड व्यू पॉइंट टू द बोर्ड, बाहर की दुनिया का अपना व्यू देगा। डज नॉट अंडरटेक टू डिवोट हिज होल वर्किंग टाइम टू कंपनी, वो अपना होल वर्किंग टाइम कंपनी को नहीं दे रहा और ना ही वो कंपनी के अफेयर्स मैनेज करने में इन्वॉल्व है। कंपनी का बेनिफिशियल ओनर नहीं है, कंपनी की एसोसिएटेड कंपनी से उसका ताल्लुक नहीं है और किसी किस्म की रिम्यूनरेशन कंपनी से नहीं लेता सिवाय मीटिंग की फी के। तो डायरेक्टर के इस चैप्टर को आपने जब तैयार करना है 2 पोर्शन में डिवाइड कर देना है। एक टाइप ऑफ डायरेक्टर्स है और टाइप ऑफ डायरेक्टर्स में से 2 डायरेक्टर्स पर ज़रा ज़्यादा बहस है, इलेक्टेड डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और फिर इसके अंदर छोटे छोटे से मिसक्लेनियस रूल्स आ जाते हैं। तो इस चैप्टर को करने के बाद ना नियत थोड़ी सी ख़राब 1-3 कर दीजिएगा, नियत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है कि लोग कहते हैं कि अच्छा इसको आधा कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, इस तरह से करके। तो जो मैंने पहले दिन आपसे डॉक्यूमेंट शेयर किया था, जो आज अभी थोड़ी देर तक भी इंशाल्लाह दोबारा शेयर करूँगा, तो आपने अगर कभी भी इस तरह का कोई बातिल ख्याल जहन में आ रहा हो तो चैप्टर को एक दफ़ा पढ़ लेना है और वो जो चंद चीज़ें मैंने ख़ास तौर पर याद करने वाली बताई हैं उनको कम अज़ कम याद कर लेना है। क्योंकि इस चैप्टर तक आते आते लोग थक जाते हैं और फिर उनको होता है कि चलो इसमें से थोड़ी डंडी मार लेते हैं, लेकिन चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ICAP यहाँ से सवाल अच्छे खासे बनाता है। यानी हमारे पास पास पेपर्स जितने भी चैप्टर्स के हैं शायद सबसे ज़्यादा आपको पास पेपर इस चैप्टर के एंड पे नज़र आएंगे।
हम चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं। आज का हमारा सेकंड लास्ट टारगेट, 1 बल्कि 3, हाँ 1 ऑन कर रहे हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव एंड अदर ऑफिसर, वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पे जो है ना नज़र आ रही है, क्योंकि जगह जगह हम हमेशा जब भी चीफ एग्जीक्यूटिव या कोई भी टॉप पे बंदा दिखाते हैं तो उसको मेल जेंडर के तौर पे दिखाते हैं, तो यहाँ एक खातून चीफ एग्जीक्यूटिव है। हो सकता है चीफ एग्जीक्यूटिव और ये साथ वैसे ही खड़ी हुई हों तस्वीर बनाने के लिए, तो बहरहाल गालिबन ये तस्वीर ये शो कर रही है कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव है। असल में चीफ एग्जीक्यूटिव एंड अदर ऑफिसर है ना, तो इनमें से कोई एक चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, कुछ और अदर ऑफिसर्स होंगे। तो दिस चैप्टर इज अबाउट चीफ एग्जीक्यूटिव एंड अदर ऑफिसर। तो ख़वातीन को देख के ना मुझे वो एक लॉ में ना एक जोक है वो याद आ जाता है। वो जो हमने डायरेक्टर का वो सेक्शन नहीं पढ़ा था, डायरेक्टर मस्ट बी अ नेचुरल पर्सन, वो पूरा सेक्शन नहीं लिखा हुआ किताब में। किताब में ना इन्होंने पहले लिखा है डायरेक्टर नेचुरल पर्सन होना चाहिए, फिर किताब में कुछ और रूल्स बताए। अचानक से ना एक टाइम पे एससीसीबी को बड़ा जोश चढ़ा वुमेन एम्पावरमेंट का, और उन्होंने कहा जी ख़वातीन को बोर्ड में अच्छी नुमाइंदगी नहीं मिलती, तो उन्होंने एक रूल बना दिया कि लिस्टेड कंपनी में कम से कम एक फ़ीमेल डायरेक्टर लाजमी होनी चाहिए, और फिर आगे जाकर उस तादाद को 2 कर दिया। अब ये सेक्शन उन्होंने कहीं फिट करना था, तो इन्होंने सोचा कहाँ बताएं, तो इसको उन्होंने कहा वहाँ बता देते हैं जहाँ डायरेक्टर्स के फीचर्स बता रहे हैं। तो जुमला कुछ इस तरह से बना कि डायरेक्टर मस्ट बी अ नेचुरल पर्सन प्रोवाइडेड दैट कम से कम एक खातून भी होनी चाहिए। तो वो ना जुमला बड़ा अजीब सा बन गया। तो वो ख़वातीन को एम्पावर करते करते वो जुमले को उन्होंने ना उसकी प्लेसमेंट इतनी अजीब सी कर दी। तो मैं अक्सर वो जब सीए फाइनल में वो सेक्शन डिस्कस कर रहा होता हूँ तो वो ख़वातीन कहती हैं कि सर ये क्या किया लॉ ने हमारे साथ। तो जो डायरेक्टर वो क्या होना चाहिए, डायरेक्टर मस्ट बी नेचुरल पर्सन प्रोवाइडेड दैट कम से कम एक फीमेल भी होनी चाहिए। तो मतलब वो शायद उसको नेचुरल नहीं सुपर नेचुरल ह्यूमन बीइंग उन्होंने कंसिडर किया। तो वो बहरहाल मतलब ना उसकी प्लेसमेंट की वजह से अचानक से वो जोक याद आया तस्वीर को देख के ना कि वो मतलब तो डायरेक्टर नेचुरल पर्सन होने चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसमें फीमेल भी हो। लो जी, अब जो है ना ये क्लिप निकलेगा और जो है ना ख़वातीन ने, लेकिन मैं साबित कर दूंगा कि देखें जी मैंने चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया हुआ खातून को, ठीक है। ये देखें, ये बाबा जी एज में भी ज़्यादा हैं लेकिन ये बैठे हुए हैं, और ये जो है चीफ एग्जीक्यूटिव इस वक्त लीड कर रहे हैं, या फिर ये होगी चीफ एग्जीक्यूटिव, पता नहीं व्हाट्सएवर, ये चेयर पर्सन होगी, चेयर पे बैठी है। अच्छा जी, मैंने चेयर पर्सन बोला, चेयरमैन क्यों नहीं बोला? कॉमन ज़बान में अगर एक मर्द चेयरमैन है तो चेयरमैन बोलते हैं, एक फीमेल चेयरमैन है तो चेयरपर्सन बोलते हैं। कॉमन ज़बान में लॉ अंधा होता है, यहाँ फीमेल को भी चेयरमैन बोला जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि जो यहाँ चेयरमैन अगर हम कह रहे हैं ना चीफ एग्जीक्यूटिव अदर ऑफिसर, उसमें हम चेयरमैन बोलेंगे तो फीमेल के लिए भी हम चेयरमैन ही बोलेंगे। तो कानून जो है वो कानून इस तरह की बातें करता है, तो उसमें ऑफेंसिव फील नहीं करना। बस वो अचानक से वो याद आ गया तो मतलब सेक्शन का जिक्र कर दिया कि सेक्शन उन्होंने बड़े अजीब तरीके से वो किया है। ये बहरहाल अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे की हकीकत है। ख़वातीन एक ख़ास लेवल से ज़्यादा आगे जो टॉप लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स हैं वहाँ तक नहीं पहुँच रही होती। शायद कंपनी वालों को ऐसा लगता है कि वहाँ पे स्ट्रेस और चीज़ें इस तरह से हैं कि वो शायद उनके लिए हैंडल करना मुश्किल है, बट असल वजह ये है कि हमारा जो टॉप लेयर है वहाँ पे बहुत देसी इन्वायरमेंट होता है। मतलब फॉर एग्जांपल डायरेक्टर बैठ के बट कढ़ाई पे बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं और वहाँ बैठ के कंपनी के करोड़ों के फैसले कर रहे होते हैं। हमारा माहौल ना उस तरह से बहुत कॉर्पोरेट नहीं है। ये जो फिल्मों में मीटिंग्स नज़र आती है ना कि एक ओवल मेज़ है, उसके इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं, सामने पानी की बोतल रखी हुई है, इतना डिसेंट इन्वायरमेंट नहीं है हमारा कॉर्पोरेट। मल्टीनेशनल में कहीं जाके इस तरह का माहौल नज़र आता है, अदरवाइज़ पाकिस्तान की 90% ज़्यादा कंपनियाँ सेठ कंपनियाँ हैं। तो एक ख़ास लेवल से ऊपर जो लोग ऑफिसर्स जा रहे होते हैं तो उसके बाद फिर माहौल देसी से देसी होता चला जाता है, तो वो ख़वातीन के लिए भी कंफर्टेबल माहौल नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे कल्चर में ख़वातीन डायरेक्टर्स लेवल पे या चीफ एग्जीक्यूटिव लेवल पे बहुत कम जा पाती हैं। तो उसके पीछे एक ओरिजिनल रीज़न है। तो लॉ कोशिश ये कर रहा है कि ख़वातीन की एम्पावरमेंट हो, और यकीनन इसी इरादे से मैंने तस्वीर यहाँ लगाई है ताकि जो है ना
अगर आगे मैंने कोई जोक बताया है तो उसके बाद अगर मैं उसको नलीफाई करना चाहूँ तो मैं कहूँगी देखें जी मैंने तो खातून को चीफ एग्जेक्टिव बना के दिखाया था। आगे चलते हैं, चीफ एग्जेक्टिव कौन है? ये फिर एक इंसान आ गया। ठीक, चीफ एग्जेक्टिव कौन है? अच्छा मैंने इंसान कहा, मतलब सॉरी ये एक फिर मर्द आ गया, वरना पर आप कहेंगे क्या मतलब वो इंसान नहीं है, वो तो सुपर नेचुरल है ना। तो अब यकीन माने सुपर नेचुरल का मतलब अच्छा होता है, तो पता नहीं कोई खातून मेरे से गुस्सा खा के बैठ जाएगी, इन्होंने हमें जो है ना गैर इंसान कह दिया, तो हमने इंसान से ऊपर सुपर नेचुरल यानी कि नॉर्मल से हट के कोई सुपर पावर के समझ, मतलब सुपर नेचुरल यानी कि जो पावर्स वाले वो नहीं होते, शक्तिमान, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, उस तरह से। चलें जी, अब लोग खुद ही पता नहीं बातें कर करके खुश हो ही जा रहे हैं। अब समझ आया कि खवातीन की एम्पावरमेंट क्यों नहीं हो पाती? इस तरह के कुछ मजाक करने वाले तबके की वजह से। वापस इधर आते हैं, चीफ एग्जेक्टिव कौन है? यानी कि अभी ये जो चीफ एग्जेक्टिव और अदर ऑफिसर का चैप्टर है, इसमें हम सबसे ज़्यादा जिस पर बहस करेंगे वो है चीफ एग्जेक्टिव। चीफ एग्जेक्टिव अगेन ये तस्वीर जो शो कर रही है कि एक बंदा बिल्कुल ही टॉप पे बैठा हुआ है, हर चीज़ उसके नीचे है, सामने शतरंज के मोहरे हैं, चीज़ें वो प्लान कर रहा है और सारी चीज़ों को सोच रहा है, विजनरी, ऑल इन ऑल हेड ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स में से सबसे बड़ा। यानी कि चीफ एग्जेक्टिव इज दैट पर्सन हु इज एम्पावर्ड विद ऑल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी या सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये डायरेक्टर्स में से भी हो सकता है, डायरेक्टर से हटके भी हो सकता है, ये एम्प्लॉय भी हो सकता है, एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता, ये कंपनी का ऑफिसर भी हो सकता है, कंपनी से बाहर का ऑफिसर भी हो सकता है। यानी कि एक कंपनी समटाइम दूसरी कंपनी की चीफ एग्जेक्टिव को तोड़ के ले आती है, समटाइम एक कंपनी अपने किसी एम्प्लॉय को अपग्रेड करके चीफ एग्जेक्टिव बना देती है, और समटाइम कंपनी अपने किसी डायरेक्टर को एम्पावर कर देते हैं कि तुम अब से चीफ एग्जेक्टिव हो। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है 3B, वो 1 भी ऑफ करना पड़ेगा। चीफ एग्जेक्टिव इन रिलेशन टू अ कंपनी, किसी कंपनी में चीफ एग्जेक्टिव किसे कहेंगे? एन इंडिविजुअल, ये कंपनी नहीं होगी, ये इंसान होगा। हु सब्जेक्ट टू द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टर, जो डायरेक्टर्स की कंट्रोल और डायरेक्शन के अंडर, इज इंटरेस्टेड, इसको दिया गया है, विद द होल और सब्सटेंशियली द होल, जिसको होल या सब्सटेंशियली द होल ऑफ द पावर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इतना दा लगाया ना इस डेफिनेशन में। ये देखिए कहाँ से दा शुरू होता है, यहाँ से, द कंट्रोल and direction of the director with the whole or substantially the whole of the power of management of the affair of the company। इतना स्पेसिफिक इन्होंने वो इस्तेमाल किए टोन कि कंपनी के ज़्यादातर या सारे अफेयर्स को कंट्रोल करने वाला बंदा जो डायरेक्टर्स के साथ मिलके कर रहा है वो चीफ एग्जेक्टिव है। एंड इंक्लूड्स अ डायरेक्टर, इसमें डायरेक्टर भी हो सकता है और एनी अदर पर्सन भी हो सकता है। ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ चीफ एग्जेक्टिव बाय वट एवर नेम एंड वेदर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, और चाहे नौकरी पे हो या ना हो, चाहे डायरेक्टर में से हो या ना हो, चाहे कंपनी का हो या कोई भी हो, जो शख्स ऑल इन ऑल है जिस मर्जी नाम से, तो हो सकता है कोई कंपनी इसे कह दे GM साहब, तो हो सकता है कोई इसे कह दे, ये जो डायरेक्टर्स के अंदर भी एक वर्ड इस्तेमाल होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, ये जी हमारे MD साहब हैं, ये जी हमारे GM साहब हैं, जो मर्जी नाम दे दे, जो भी उस कंपनी के टॉप पे बैठा सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होगा वो कौन है? चीफ एग्जेक्टिव। चीफ एग्जेक्टिव अगर डायरेक्टर नहीं भी है तो शैल ऑल्सो बी डीम टू बी डायरेक्टर। कोई बंदा जो डायरेक्टर नहीं बन सकता वो चीफ एग्जेक्टिव भी नहीं बन सकता। ये बोर्ड को रिपोर्ट करता और बोर्ड की दी गई पावर से बाहर नहीं निकल सकता। जो चीफ एग्जेक्टिव जब गवर्नमेंट की तरफ से आएगा तो जो उसको अपॉइंट करने की, रिमूव करने की और बाकी सारी पावर्स हैं वो कौन डिफाइन करेगा? वो गवर्नमेंट डिफाइन करेगी। इस चैप्टर का नाम होना चाहिए चीफ एग्जेक्टिव और थोड़े से अदर ऑफिसर्स, क्योंकि चीफ एग्जेक्टिव पे सबसे ज़्यादा डिस्कशन है, बाकियों पे सिर्फ एक एक पैराग्राफ दिया है। तो चीफ एग्जेक्टिव की डेफिनेशन समझ आई। अब चीफ एग्जेक्टिव आता कहाँ से है? पहला चीफ एग्जेक्टिव वैसे ही आएगा जैसे पहला डायरेक्टर आया था। वो कैसे आता था? सब्सक्राइबर अपने नाम पते दे देते थे, तो सब्सक्राइबर्स ने जिसको कह दिया होगा ये हमारा पहला चीफ एग्जेक्टिव है, जिस दिन कंपनी बनेगी उस दिन वो बंदा चीफ एग्जेक्टिव बन जाएगा। तो सब्सक्राइबर डिफाइन करेंगे, उसके स्पेसिफिक पर्टिकुलर्स इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स के साथ दे देंगे और फर्स्ट AGM तक वो चीफ एग्जेक्टिव होल्ड करेगा। और आप चाहें तो थोड़ा शॉर्टर पीरियड भी सेट कर सकते हैं। अगर पहले छोड़ गया तो और बात है, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसका टेन्योर क्या है? फर्स्ट AGM।
फिर अचानक से ख्याल आया कि गवर्नमेंट का तो जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने कहा नॉट स्टैंडिंग अब प्रोविजन, ऊपर की प्रोविजंस को खातिर में ना लाते हुए, द गवर्नमेंट शैल हैव पावर टू नॉमिनेट चीफ एग्जीक्यूटिव पब्लिक सेक्टर कंपनी इन सच मैनर एज मे बी। चीफ एग्जीक्यूटिव में जैसे ही गवर्नमेंट का जिक्र हो जाना, अपने साइड पे हो जाना है, जो गवर्नमेंट करे जैसे करे उनकी मर्जी। ये जुमला किताब में कई दफ़ा लिखा हुआ है। फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव समझ आया। सब्सीक्वेंट कैसे आता है? फर्स्ट तो आपने शुरू में बता दिया, सब्सीक्वेंट आता है डायरेक्टर के इलेक्शन के बाद। डायरेक्टर का इलेक्शन होता है, डायरेक्टर सेलेक्ट होते हैं, तो डायरेक्टर जो सेलेक्ट हुए हैं वो विद इन 14 डेज अपने लिए नया डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव चूज कर लेते हैं विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन। और अगर कैजुअल वैकेंसी हो गई तो भी उसके 14 दिनों के अंदर कौन अपॉइंट कर रहा है? डायरेक्टर्स। इसके टर्म है मैक्सिमम 3 ईयर, मैक्सिमम। डायरेक्टर हमने कहा था 3 साल मुद्दत होती है, पूरे 3 साल, और इसका मैक्सिमम, इसका मतलब 3 से छोटा टेन्योर रख सकते हैं। रिटायरिंग चीफ एग्जीक्यूटिव भी एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए। रिटायरिंग तब तक रहेगा जब तक जब तक नया बंदा आ नहीं जाता। डायरेक्टर तो चला गया, डायरेक्टर 12-13 थे, 2-3 चले गए, पता नहीं लगा। चीफ एग्जीक्यूटिव तो एक ही है, तो जब तक नया बंदा आके चार्ज नहीं संभाल लेगा तब तक पुराना बंदा, जैसे प्रेसिडेंट नए बंदे को चार्ज देने के बाद जाता है, जबकि जो असेंबली हैं वो पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। तो चीफ एग्जीक्यूटिव तब तक रहेगा जब तक नया बंदा आ नहीं जाता, वो नए बंदे को चार्ज देगा और फिर चला जाएगा, सिवाय जहां उसको हमने खुद से निकाल दिया हो, या जहां वो नए बंदे को आने ना दे रहा हो तो हम उसको पहले निकाल देंगे। तो रिटायरिंग चीफ एग्जीक्यूटिव शैल कंटिन्यू टू परफॉर्म अंटिल सक्सेसर इज अपॉइंटेड, सिवाय नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ सक्सेसर इज ड्यू टू हिज फॉल्ट या हिज ऑफिस इज एक्सप्रेसली टर्मिनेटेड। अचानक से उन्हें ख्याल आया फेडरल गवर्नमेंट, बस भूल जाएं, अब वो उन्हीं का जुमला है। फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो अपना चीफ एग्जीक्यूटिव जैसे मर्जी लेके आए। डन। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव की क्या होंगी, किस तरह से होंगी? जो चीफ एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट होगा और उसकी जो टर्म्स होंगी वो डायरेक्टर या कंपनी वाले तय करेंगे, किसके मुताबिक? आर्टिकल्स के मुताबिक। और जो फेडरल गवर्नमेंट वाला होगा उसके टर्म्स कौन तय करेगा? फेडरल गवर्नमेट। अगर एक बंदा इनएलिजिबल है डायरेक्टर बनने के लिए तो वो ऑल्सो इनएलिजिबल है। तो ये दो तो बातें हमें पहले से पता थी, नई बात सिर्फ यही पता लगी कि चीफ एग्जीक्यूटिव के टर्म्स कौन तय करता है? कंपनी वाले या डायरेक्टर्स आर्टिकल्स के मुताबिक। चीफ एग्जीक्यूटिव पब्लिक कंपनी में कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेगा। पब्लिक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव को मना किया हुआ है कि आप जिस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आप उस वक्त एग्जैक्टली वही काम नहीं करेंगे जो कंपनी का काम है। अगर करेंगे निकाल दिए जाएंगे, इनएलिजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर एक बंदा पहले से उस तरह का काम कर रहा है और बाद में चीफ एग्जीक्यूटिव बना है तो उसे चाहिए अपॉइंटमेंट के वक्त बता दे, ताकि कंपनी वाले सोच लें कि हमने इसको अपॉइंट करना है या नहीं करना। तो ही, उसका स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन आर प्रोहिबिटेड टू एंगेज इन अ बिजनेस विच कंपीट विद दिस कंपनी या सब्सिडरी। और अगर एंगेज इन बिजनेस एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट है किसी पब्लिक कंपनी में तो ही शैल डिस्क्लोज द डिटेल ऑफ सच बिजनेस। कंपीटिंग बिजनेस किसे कहेंगे? एग्जैक्टली वही बिजनेस जो इसकी अपनी कंपनी का है, मुकाबले का। अब जाहिर है कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो करीब करीब के होते हैं लेकिन कंपीटिंग बिजनेस नहीं होते। तो अब वही वाली बात है कि अगर एक गाड़ी मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी बने बनाए टायर कहीं और से लेती है तो गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी वाला चीफ एग्जीक्यूटिव अगर अपनी गाड़ी मैन्युफैक्चर करने का बिजनेस शुरू करेगा तो कंपीटिंग है। लेकिन अगर वो टायर बनाने वाला काम शुरू कर ले तो कंपीटिंग नहीं है, क्योंकि फिर वो एक डिफरेंट बिजनेस हो गया ना, जो टायर बना के बेच रहा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। तो आप सेम काम में नहीं आएंगे जो आपकी कंपनी कर रही है, आप उसके लेफ्ट राइट का कोई और काम करें फिर कोई मसला नहीं। अब सवाल ये कि चीफ एग्जीक्यूटिव जाएगा कैसे? ये जब जाएगा हमेशा 75% से जाएगा। अगर मेंबर्स ने निकालना है तो मेंबर्स की 75% का एक टेक्निकल जार्गन है, स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर गवर्नमेंट ने निकालना है तो 75% शेयर्स गवर्नमेंट के पास होंगे जिस कंपनी के वहाँ निकाल सकती है। और अगर डायरेक्टर ने निकालना है तो भी उनको अपनी 3/4 अक्सरियत से निकालना होगा। तो चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे जाता है? डायरेक्टर्स की 3/4 मेजॉरिटी, मेंबर्स में स्पेशल रेजोल्यूशन, और गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कोई इदारा हो तो जहाँ गवर्नमेंट के पास 75% वोटिंग राइट्स हो तो वहाँ इसको निकाल सकता है। इतना जोश में वो मेज़ के अंदर से जाना शुरू हो गया। अब चैट जीपीटी बेचारा ऐसी तस्वीरें निकाल के देता है, अब उसको जितनी कोई समझ आती है उसने उतना कर लिया। मूल समझ आया क्या चीज़? अपॉइंटमेंट के लिहाज से लाइट्स ऑन कर दीजिएगा। अपॉइंटमेंट के लिहाज से मैं समझ नहीं पाया। अपॉइंटमेंट में ऑर्डिनरी क्या? जब चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं, पहली बात है कौन अपॉइंट करता है?
डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। कब करेंगे? फर्स्ट पहले से नाम दे दिया होगा, उसके बाद हमेशा या इलेक्शन के 14 दिन में करेंगे या सीट खाली होने के 14 दिन में करेंगे। कौन करेगा? तो मेंबर्स इसमें नहीं है। हाँ, इसकी टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट या इसके रुपए पैसों में मेंबर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उस हद तक हो सकते हैं जितना आर्टिकल्स में लिखा है। अब ये पॉइंट हुआ, डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया, अब क्या है? वहाँ पे जो ना चीफ 6 हमने पढ़ा था कि जो ना अगर हमने चीफ एग्जीक्यूटिव का अपॉइंटमेंट करना है तो ऑर्डिनरी बिजनेस के जरिए होगा। हमने जो पढ़ा था जो चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट इन्होंने कहा वो ऑर्डिनरी बिजनेस था, वहाँ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट ऑर्डिनरी बिजनेस था। चीफ एग्जीक्यूटिव हमने पढ़ा था, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया, ये सारी बिजनेस। नहीं, ऑर्डिनरी बिजनेस में हमने चीफ एग्जीक्यूटिव का जिक्र नहीं किया था, यकीन माने हमने नहीं किया था। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट, अकाउंट्स, डिविडेंड, ये 4 चीज़ें ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी में इन 4 के अलावा जो सोचेंगे गुनाह कबीरा। सीलो में जो है जैसा है, दिल की बात नहीं करनी। हाँ, चीफ एग्जीक्यूटिव को डायरेक्टर भी कहा जाता है उस वजह से, अगर आप दिल में ये सोचें कि उस डायरेक्टर में शामिल है तो और बात है। अदरवाइज चीफ एग्जीक्यूटिव डीम डायरेक्टर, असल डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर तस्वुर किया जाता है। तो पिछले चैप्टर ने जो पावर्स बताई वो इसके पास हैं, जो लाइबिलिटीज बताई वो इसके, जो लोन वाली बातें बताई वो इस पे, तो वो वाले सारे रूल इजाफी इस पे भी अप्लाई होंगे, इन एलिजिबिलिटीज भी अप्लाई होंगी। लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करना ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, डायरेक्टर का इलेक्शन करना वो ऑर्डिनरी बिजनेस है। डायरेक्टर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं? डायरेक्टर स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास कर सकते। अभी थोड़ी देर पहले ही तो यही सवाल, आप ही के सवाल पे तो मैंने बताया था, नहीं बल्कि उनके सवाल पे मैंने बताया था। स्पेशल रेजोल्यूशन सिर्फ मेंबर्स अपनी मीटिंग में कर सकते हैं। डायरेक्टर्स के नॉर्मली फैसले होते हैं सिंपल मेजॉरिटी से, लेकिन अगर कहीं लॉ खुद ही से कोई खास तादाद बता दे तो वो है, लेकिन कॉमन रूल क्या है डायरेक्टर्स में? सिंपल मेजॉरिटी। मेंबर्स में कॉमन रूल ये है कि जहां लॉ स्पेशल रेजोल्यूशन बोल देगा वहां 75% और जहां खामोश रहेगा सिंपल मेजॉरिटी। तो एक चीज जहन में रखनी है, वर्ड स्पेशल रेजोल्यूशन डायरेक्टर्स के लिए मुख्तस नहीं है, ये हमेशा मेंबर्स के लिए होगा। डन। चीफ एग्जीक्यूटिव हमें समझ आ गया, चैप्टर का सबसे बड़ा ऑफिसर समझ आ गया, तो अब कुछ बचा ही कोई नहीं। चेयरमैन, चेयरमैन वो शख्स है जो मीटिंग्स को हेड करता है, याद है? और अब हम जिस चेयरमैन को पढ़ रहे हैं वो डायरेक्टर्स का चेयरमैन है। एक तो मेंबर्स का चेयरमैन था ना, जो मेंबर की मीटिंग, और हमने क्या कहा था, मेंबर्स का चेयरमैन कौन होगा? वही जो डायरेक्टर्स का चेयरमैन होता है। तो चेयरमैन वो शख्स है जो कंपनी के डायरेक्टर्स को मीटिंग में हेड कर रहा है। मैं अक्सर इसको तशबीह देता हूँ स्पीकर के साथ। हम पाकिस्तान के मेंबर्स हैं, हम जिन्हें सेलेक्ट करते हैं असेंबली मेंबरान, वो पाकिस्तान के डायरेक्टर्स हैं। वो असेंबली मेंबरान जिसको वज़ीर आज़म चूज़ करते हैं वो पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव है, और वो जिसको असेंबली में वो जिसको स्पीकर सेलेक्ट करते हैं वो चेयरमैन है। स्पीकर जो है, जिस वक्त मीटिंग चल रही है तो स्पीकर बताएगा आप कौन बोलेगा, वो वज़ीर आज़म को भी खामोश कर सकता है मीटिंग में, बाद में चपेड़े खाएगा, लेकिन मीटिंग के अंदर वो हेड है। तो स्पीकर मीटिंग के वक्त सारे मामलात को देख रहा है, तो चेयरमैन भी मीटिंग्स में कंपनी के डायरेक्टर्स का हेड है। ये देखेगा डायरेक्टर अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये देखेगा मीटिंग की कार्रवाई सही से हो रही है या नहीं हो रही। चीफ एग्जीक्यूटिव को चाहें तो हम एडिशनल दर्जा चेयरमैन का भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ कंपनियों में अगर लॉ मना कर दे तो वहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन किसी भी और कंपनी में जहाँ लॉ ने नहीं मना किया, हम चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन एक ही बंदे को भी बना सकते हैं। अगर ये 2 अलग अलग लोग हैं तो बोर्ड को डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या काम है चीफ एग्जीक्यूटिव के और क्या काम है चेयरमैन के। ये जितना भी हमने सेक्शन पढ़ा 3, वो लिस्टेड कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है। चेयरमैन लिस्टेड कंपनी में वाजिब है, बाकी कंपनियों में को बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी शेल विद इन 14 डेज फ्रॉम इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे एक चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से, सारी तरह के डायरेक्टर्स में से नहीं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से आप चेयरमैन को सिलेक्ट कर लेंगे। चेयरमैन रिस्पॉन्सिबल होगा लीडरशिप ऑफ द बोर्ड के लिए और ये देखेगा कि जिम्मेदारी सही से अदा हुई या नहीं हुई। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप याद करें तो एक रिव्यू रिपोर्ट होती थी चेयरमैन की तरफ से लिस्टेड कंपनी में। चेयरमैन 3 साल के लिए आया है, लेकिन उससे पहले भी निकाला जा सकता है। बोर्ड क्लियरली डिफाइन कर देगी रिस्पेक्टिव रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव। SECP चाहे तो कुछ कंपनियां डिफाइन कर सकता है जिसमें चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव सेम लोग नहीं होंगे। डन। फिर कुछ और ऑफिसर का जिक्र किया इन्होंने, शेयर रजिस्ट्रार।
लिस्टेड कंपनी का एक इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार होना चाहिए। लिस्टेड कंपनी वालों के पास एक अलग से शेयर रजिस्ट्रार होना चाहिए इंडिपेंडेंट। शेयर रजिस्ट्रार कौन है? जो कंपनी के शेयर रजिस्टर को मेंटेन कर रहा है। नॉर्मली ये शख्स कंपनी के अंदर होता है, लेकिन लिस्टेड कंपनी में ये पाबंदी है कि आपने अपने जो शेयर्स के रिकॉर्ड हैं, जो रजिस्टर है, वो खुद नहीं मेंटेन करना, वो आपने आउटसोर्स कर देना है। किसको कर देना है? इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार को, जो वो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रखता हो जो बता दिया जाएगा। तो बस इतना सही इन्होंने बताया कि लिस्टेड कंपनी को चाहिए कि अपॉइंट करे एक इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार, ताकि वो आपके शेयर्स ट्रांसफ़र और इस तरह की चीज़ों को हैंडल करे। आप इसका नाम नोटिस ऑफ मीटिंग में भी बताइएगा, सबको बताइएगा भाई, जिसने जो भी अपने शेयर से रिलेटेड करवाना है हमें मत बताए। किसको बताए? शेयर रजिस्ट्रार को। जितनी भी एप्लीकेशन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स की हैं वो इस शेयर रजिस्ट्रार को आती हैं, कंपनी को नहीं आते हैं। तो थोड़ा सा मुख्तलिफ ऑफिसर्स के बारे में किताब जिक्र कर रही है। शेयर रजिस्ट्रार समझ आया। फिर आता है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी की लॉ ने बड़ी ज़बरदस्ती डेफिनेशन दी है। कंपनी सेक्रेटरी उसे कहते हैं जो सेक्रेटेरियल काम करे, या उसे कहते हैं जो काम करे जो नॉर्मली कंपनी सेक्रेटरी करते हैं। कुछ भी नहीं बताया। कंपनी सेक्रेटरी वो है जो सेक्रेटेरियल काम करे, या वो काम करे जो नॉर्मली कंपनी सेक्रेटरी करते हैं। एनी इंडिविजुअल अपॉइंटेड टू परफॉर्म सेक्रेटेरियल, नाम है सेक्रेटरी तो जाहिर है सेक्रेटेरियल काम करेगा, लेकिन ये है क्या? वो शख्स जो सेक्रेटेरियल काम करे और अदर ड्यूटीज परफॉर्म करे जो कस्टमरली परफॉर्म बाय कंपनी सेक्रेटरी। चलो शायद आगे कुछ बताएं। एंड डिक्लेयर्ड एज सच, और उसे कहा जाए कि तुम कंपनी सेक्रेटरी हो। 3 निशानियां हैं। वो जो सेक्रेटेरियल काम करे, वो काम करता है जो कंपनी सेक्रेटरी करता है, और वो जिसे हम कहते हैं कि तुम कंपनी सेक्रेटरी हो। हैविंग सच क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज मे बी स्पेसिफाइड। कुछ मूड नहीं था बताने का, खाम खा डेफिनेशन हमें अजियत देने के लिए सिलेबस में डाल दी। तो कंपनी सेक्रेटरी वो शख्स है जो पता नहीं क्या करता है, ठीक है। ये ऐसे जैसे हम कहेंगे टीचर वो है जो टीचरोरियल काम करे, या वो काम करे जो नॉर्मली टीचर करते हैं, या वो हो जिसे हम कहें कि तुम टीचर हो, ठीक है। तो कुछ तो बताए ना कि कर क्या रहा है। तो ये सेक्रेटेरियल काम कर रहा है, या वो काम कर रहा है जो कंपनी सेक्रेटरी करते हैं, ये ऐसे हम कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी, और इसकी वो तालीम और तरबियत है जो बता दी जाएगी। अच्छा जी, पब्लिक कंपनी में एक सेक्रेटरी होना चाहिए जिसकी वो क्वालिफिकेशन होंगी जो बता दी जाएंगे। अभी भी मूड में नहीं आए, शायद यहाँ बता दें। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग बोर्ड ऑफ कंप्लायंस ऑफ कॉर्पोरेट लॉज एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलिवेंट रिकॉर्ड एंड रजिस्टर। शुक्र है इन्होंने कुछ बता दिया। जो पूरा कंपनी लॉ हम पढ़ रहे हैं ना, मीटिंग के मिनट्स बनने चाहिए, ख़त भेजना है, नोटिस भेजना है, ये काम करना है, वो काम करना है, इन सारी चीज़ों को ये साहब एग्जैक्टली वाले साहब नहीं, मतलब तस्वीर के मुताबिक जो कंपनी सेक्रेटरी है वो उसको देखता है, और वो उनका सारा ट्रैक रखता है कि हम सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फाइनली आखिरी ऑफिसर, सोल परचेज, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट। कंपनियों को ये मना है कि आपने किसी एक अकेले बंदे को बहुत एम्पावर नहीं कर देना। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोका कोला पाकिस्तान अपनी पूरे पाकिस्तान की बोतल की सप्लाई सिर्फ एक बंदे को दे दें तो वो बंदा खरबपति बन जाएगा। अगर PTCL पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट कनेक्शन या टेलीफोन कनेक्शन या तार का काम सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर को दे दे तो वो डिस्ट्रीब्यूटर की इतनी मोनोपोली बन जाएगी कि वो उसके करीब भी नहीं फटक सकता। तो कंपनियों का बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम होता है। तो लॉ ने कह दिया खबरदार कोई भी कंपनी पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर की हो जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रही है वो बगैर SECP से पूछे कोई सोल परचेज, सेल एजेंट या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट अपॉइंट नहीं करेंगे। तो बगैर SECP से पूछेंगे, SECP देखेगा कहीं कंपटीशन ख़राब तो नहीं हो रहा, वो इजाज़त देगा। तो पाकिस्तान में कोई भी कंपनी सोल परचेज, सोल सेल या सोल डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते जब तक SECP इजाज़त ना दे दे। एक एक्सेप्शन है, अगर मुल्क से बाहर की कंपनी है या मुल्क से बाहर का रेजिडेंट है और वो पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहा है और पाकिस्तान में वो माइनर बिज़नेस कर रहा है, अपने बिज़नेस का मेजर पोर्शन मुल्क से बाहर करता है और थोड़ा सा पोर्शन पाकिस्तान में करता है, तो वो पाकिस्तान में बगैर इजाज़त लिए सोल परचेज, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बाहर वाला बंदा मेजर बिज़नेस पाकिस्तान में करे तो फिर नहीं। तो पाकिस्तानी कंपनियों ने हमेशा इजाज़त लेनी है। बाहर वाली कंपनी अगर मेन काम पाकिस्तान में करें तो इजाज़त लेना है, और अगर मेन काम उनका बाहर और पाकिस्तान में थोड़ा बहुत काम हो तो फिर इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मेजर और माइनर कितने परसेंटेज को कहेंगे लॉ ने नहीं बताया। तो ये छोटा सा चैप्टर है जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव इज मेन थिंग और बाकी जो अदर ऑफिसर उन पे हल्की हल्की सी डिस्कशन है। तो जल्दी से इख्तितामी बातों की तरफ आते हैं।
जी 1-2 बंद करने पड़ेंगे। एक दफ़ा आपको दोबारा से सिलेबस आउटलाइन और परसेंटेजेस दिखा दूं जो शुरू में हमने देखा था। अब चूंकि हम सिलेबस को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ चुके हैं तो एक दफ़ा देखते हैं। ग्रेड ए में थे 4 चैप्टर 1, 2, 5 और 6। ये पिछली 5 अटैम्प्ट्स आज तक जितनी इस छोटे कम्प्यूटर लॉ पेपर की अटैम्प्ट हुई हैं वो सारी सामने हैं। यहाँ हमारे पास एक वेटेड एवरेज निकली है विच इज़ 14%। इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो चैप्टर 1 से सवाल हैं, फिर चैप्टर 5 से और इधर से। तो चैप्टर 2 में चीज़ें बहुत सारी हैं लेकिन सवाल उसमें सबसे कम है। लेकिन अगेन इस पर कोई तुक्का नहीं लगाना। पिछली दफ़ा 3 नंबर का आया तो उसे पिछली दफ़ा 8 नंबर का भी आ गया। तो ये मूड पे डिपेंड करता है उनके। तो 1, 2, 5, 6 जिसको उन्होंने 15 से 20 कहा उन्होंने औसतन 14% यहाँ से पूछा। फिर 7 और 10 20 से 25% वेटेज और ऑन एवरेज यहाँ से 25% उन्होंने पूछा है। और इसमें भी अगर आप देखें तो चैप्टर 10 उन्हें बहुत पसंद है 20, 13, 23, 23, 10 नंबर। और 7 पे कभी मूड आता है कभी मूड नहीं आता। 1 भी है 4 भी है तो 12 और 10 भी है। फिर तीसरा पोर्शन मीटिंग डायरेक्टर्स चीफ एग्जीक्यूटिव, इसमें मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशन से 54.5 नंबर का, सेकंड डायरेक्टर से और थर्ड में। तो इसका मतलब है ये जो ये चैप्टर है ये अपने अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टर की निस्बत छोटा है, लॉजिकल है, मज़ेदार है और इसकी तैयारी करना थोड़ी सी ज़्यादा आसान है बनिस्बत डायरेक्टर्स के। फिर जो 9 और 11 वाला चैप्टर है, 9-11 का जो ग्रेड है 15 से 20%, औसतन यहाँ से 18% आ रहा है। रिसेंटली 20 आया है तो 12 भी आया है, तो फ्लक्चुएशन है लेकिन कहीं ना कहीं ये 15 से 20 नंबर यहाँ से कवर हो रहा है। वाइने का 15 से 20 नंबर उन्होंने कहा, 18, 15, 15.5, 20, 18, तो ऑन एवरेज 17% उन्होंने यहाँ से पूछा है। अगर इसको हम दूसरी तरह से देखें तो सुपर इंपॉर्टेंट 5 चैप्टर हमारे सामने आ जाते हैं। चैप्टर 10, 12, 11, 8 और 3। 68% ऑफ द पेपर तकरीबन 5 चैप्टर्स में से आ रहा है। फिर दरमियाने इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाते हैं 7, 4, 9, 1, तकरीबन 22% यहाँ से आ रहा है। यानी तकरीबन 90% आ गया इन 2 ग्रेड से। और फिर 3 ऐसे हैं जो थोड़े से बाकियों से कम ज़रूरी हैं, शेयर कैपिटल, प्रोस्पेक्टस और यानी कि उस ग्रेड के चैप्टर्स जो पहली ग्रेड है। तो पहली ग्रेड में प्रॉब्लम ये है कि पहली ग्रेड बड़ी काफ़ी है, 1 और 2 अच्छे खासे बड़े चैप्टर्स हैं और ये उतने मार्क्स नहीं देते जितने मार्क्स ये नीचे वाली ग्रेड्स दे देती हैं। तो इसलिए तैयारी करते हुए आपने ज़रूर जहन में रखना है कि 1 और 2 से अगर शुरू करेंगे तैयारी करना तो हो सकता है आप उसी में उलझे रह जाएं। आप तैयारी करते हुए पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट की तरफ जाएं और फिर वापस इस पे आएँ। छोड़ना कुछ भी नहीं है लेकिन थोड़ा से तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। देन ये वो डॉक्यूमेंट जो आपसे शेयर किया था, ये सॉफ्ट में भी आपके साथ शेयर हुआ है। आप में से अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास हमारी किताब नहीं है, मैं जो कि कह रहा हूँ कि किताब की प्रैक्टिस और पास पेपर की प्रैक्टिस सॉफ्ट में तो आपके पास है, अगर हार्ड में नहीं है तो मैंने कुछ कॉपीज़ यहाँ पे मंगवाई हुई हैं एक्स्ट्रा। तो अगर आप में से किसी के पास नहीं है तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं या अंदाज़ा दे सकते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको किताब चाहिए हो सकती है। ठीक है, तो किताबें मौजूद हैं। कोई और बंदा है सपोर्ट में, हेल्प पे देखें ज़रा, अगर पूछें, अगर कोई आ जाए वो थोड़ा सा हेल्प। तो इसमें तो किताब लेते हुए शर्माना नहीं है। मुझे ये लगता है कि आप लोगों को मैं कहूँगा कि सॉफ्ट में किताब देखें तो हो सकता है लोग कहेंगे हाँ सर, ऐसे जैसे बड़ा आप लोगों ने सॉफ्ट को जाके ओपन करना है। तो कम से कम अगर किताब फिजिकल फॉर्म में आपके पास हुई तो आप उसमें ये पोर्शन कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ वहाँ पे भी किताब में भी मौजूद है। कौन कौन से चैप्टर की मेन स्ट्रेटेजी अब आपकी क्या होनी चाहिए? चैप्टर 1 की मेन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फास्ट स्किमिंग और उसमें इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस के वो टॉपिक जो मैंने आपसे कहा था कि लाजमी क्रैम कर लें। होल्डिंग सब्सिडरी, प्राइवेट और बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन। चैप्टर 2 की स्ट्रेटेजी क्या है? इसको भी तेज़ी से पढ़ना है। इंडिविजुअली आपने नेम्स, रजिस्टर्ड ऑफिस की चेंज और आर्टिकल्स, इन 3 यूनिट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। चैप्टर 3 रीड फुली प्लस सिलेक्टेड क्रैमिंग। क्योंकि अगर मैं कहूँगा पूरे चैप्टर को क्रैम करना है तो आप कहेंगे सर फिर इसमें आपने तो हमारे लिए कोई सहूलत नहीं की और आपका दिल भी नहीं मानेगा और फिर आप अचानक से सोचेंगे छोड़ ही देता हूँ। तो ऐसे नहीं करना, पढ़ना सारा है लेकिन चंद ये टॉपिक्स हैं जिनको लाजमी याद करना है। एलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, इलेक्शन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन, रिमूवल,
डायरेक्टर्स की पावर और 3 एक्सेप्शंस जो उसके एंड पे दी हुई हैं वो वाली, सारी नहीं, 3 एक्सेप्शंस, लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, लोन टू डायरेक्टर और ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर। तो ये चंद सिलेक्टेड टॉपिक हैं जो स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि आप क्रैम करें। चैप्टर 4 को अंडरस्टैंड फुली कर लेना है और सीईओ की डेफिनेशन और इसका रिमूवल, इसको याद कर लेना है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि याद रहेगा या नहीं रहेगा, आपको जो किताब मिल रही है इसमें नोट्स पोर्शन जब खत्म होता है तो वहाँ एक पोर्शन आता है गिफ्ट बाय सर, तो उसमें ये डॉक्यूमेंट आपको नजर आएगा। चैप्टर 5 फुली अंडरस्टैंड करना है और इंडिविजुअली जो याद करना है वो वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट और ऑथराइज कैपिटल। चैप्टर 6 फुली अंडरस्टैंड करना है लेकिन टाइमलाइन ऑफ प्रोस्पेक्टस जिसमें अप्रूवल, पब्लिकेशन, सब्सक्रिप्शन वाली वो, और जो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की 6 शर्तें हैं ना, उनको लाजमी क्रैम कर लेना है। मैं चैप्टर बोल के समझता हूँ कि आपके जहन में नक्शा आ रहा होगा और उम्मीद भी करता हूँ, अल्लाह खैर करे। चैप्टर 7 अंडरस्टैंड करना है फुली, लिस्ट ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस को रट्टा मारना है और रजिस्ट्रेशन या पेमेंट फॉर मॉर्गेजेस एंड चार्जेस वाले रूल्स को याद करना है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन और वो जो पेमेंट वाले रूल थे। चैप्टर 8 बहुत अच्छे से तैयार करना है, अभी तक देखिए किसी के आगे ये नहीं लिखा हुआ था। चैप्टर 8 बहुत अच्छे से तैयार करना है और क्या क्रैम करना है, कंप्लीट चैप्टर। तो मुझे एहसास हुआ कि हो सकता है बंदे को ये मैंने क्या पढ़ लिया, तो ब्रैकेट में लिखा है आई रिपीट कंप्लीट चैप्टर। तो ये वाकई ही कंप्लीट चैप्टर, मैं इतना ही सीरियस हूँ, इतना ही पक्का मुंह बना के कह रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको पेपर देते वक्त एहसास होगा कि मैं ये क्यों इस पर इतना ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। चैप्टर 9 अंडरस्टैंड पूरा करना है प्लस क्रैम भी पूरा करना है ही क्या बेचारे में 2 टोटल सफ़े हैं और इसमें भी स्पेसिफिक जो है वो रिस्ट्रिक्शन जो है पेमेंट्स पे और जो नॉन पेमेंट की पेनल्टी और जो उसकी एग्जम्पशंस हैं वो तो बचते ही वैसे कुछ नहीं है। चैप्टर 10 बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छा क्रैम करना है, इसका वही रूल है जो चैप्टर 8 का था, कंप्लीट चैप्टर और आई रिपीट कंप्लीट चैप्टर। 11 की गुड क्रैमिंग करनी है, कंप्लीट चैप्टर इज इंपॉर्टेंट लेकिन मैंने इसको इतना रिपीट नहीं किया, उतना जोर नहीं दिया जितना जोर इससे पीछे दिया था। चैप्टर 12 की अच्छी क्रैमिंग करनी है, इसका मतलब है आपको कुछ जगह पे यहाँ तेजी से पढ़ लेना है, ये इन सबको फुली अंडरस्टैंड करना है और अगर आप गौर से देखें तो ये चैप्टर 8 से लेके आगे तक ये सारे क्रैमिंग वाले हैं, अच्छे से क्रैम करना है और स्पेसिफिकली सर्कमस्टांसेस फॉर वाइंडिंग अप, एप्लीकेंट्स फॉर वाइंडिंग अप और जो स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स और रिपोर्ट थी उसके कंटेंट। नीचे एक जुमला लिखा है चैप्टर 3 एंड 8 से लेके 12 आर मच कोर ऑफ दिस पेपर एंड योर लास्ट डे शुड बी कवरिंग दीज ऑल एट अ मिनिमम। जब आप तैयारी करते हुए छुट्टी ना हो या कुछ और हो तो कम से कम आखिरी दिन आप लोगों ने चैप्टर 3 और 8 से लेकर 12 तक को लाजमी वो करना है। डोंट लीव चैप्टर 3 एट अ मिनिमम, डू ओनली अबव टॉपिक्स। अगर किसी भी वक्त दिल में नीयत बने चैप्टर 3 छोड़ने की तो कम से कम इस डॉक्यूमेंट पे आके इन टॉपिक्स को कर लेना है, क्योंकि चैप्टर 3 बार बार मोटिवेट कर रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, खैर है, क्योंकि आप थक जाते हैं तैयारी करते करते, लेकिन कम से कम इतने ये टॉपिक्स आपने कर लेने हैं। फिर हर चैप्टर करने के बाद आपने चैप्टर देखा, मेरी वीडियो दोबारा रिपीट की, किताब से पढ़ा, जहन में बिठाया, अब आपने क्या करना है, आपने पास पेपर्स देखने हैं। पास पेपर देखते हुए मैंने आपको बताया कि हर चैप्टर के 3 ऐसे सवाल मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई किए हैं जो लिखने ज़रूरी हैं, वो लाजमी लिख के करें और उसके अलावा बाकियों को आप पढ़ के समझ के सॉल्यूशन देखें। और अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो तो मेरी जो वीडियो आपके पास गई हुई है पास पेपर डिस्कशन की वो मौजूद है। मैंने आपको बताया था जी, लाइट्स अगर ओपन कर दें, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के साथ जितने भी पास पेपर्स की वीडियो शेयर होती है उसमें रीसेंट पेपर नहीं होता, क्योंकि हमारा प्लान ये है कि एक दफ़ा ये हमारी वेव ख़त्म हो जाए। ये हमारी वेव 1 थी, सेकेंड वेव में हमारे पास कल से जो है वो टैक्स का क्रैश कोर्स, कल से मुराद है मंडे से, फ़ारूक साहब का टैक्स का क्रैश कोर्स दोपहर 1:30 से 4 बजे के करीब है। इसी तरह से FR1 और CM में वसीम अकरम साहब की तरफ से वो सुबह में FR1 है 9 से 1 और CM में दोपहर में मेरे ख्याल में 2 से 6 है। उसके अलावा फिर हमारा बीलो, सीलो और ऑडिट में फुल पेपर्स के सेशन है। अब सीलो में 1 सेशन है सिर्फ एक पेपर का, बीलो में भी 3 सेशन है और ऑडिट में भी 3 सेशन है। ये सर उसामा की तरफ से हैं, ये शाम 4 बजे हैं, 4 से लेके 6:45 तक। तो अगले वीक में मंडे से लेके
सैटरडे तक ये 6 दिन बील और ऑडिट चलता रहेगा, लेकिन आप लोगों का मैंने खास तौर पे संडे पे रखवाया है ताकि हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाए, आप एक हफ्ते तक चीज़ों को रिवाइज करें और फिर इस पोजीशन में हो कि पूरा पेपर इंडिपेंडेंटली देखें कि वो कैसा दिखता है। वो जिसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की गई तो वो फिर आपका आज के बाद 8 दिन बाद संडे को यही टाइम तकरीबन 4 से लेके 6:45 तो सर उसामा के साथ एक सेशन होगा, आपका फुल फ्लेज पेपर किस तरह से डील करना है, पेपर जब पूरा सामने आता है उसको कैसे देखना है, उसमें किन किन टॉपिक्स को किस तरह से लेके चलना है। तो ये हमारी वेव 2 कहलाती है जो अब नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो जाएगी। इस दौरान आपने इन सवालों को जो लिखने वाले हैं वो करने हैं। मैं आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं हूँ, यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है लेकिन शायद थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। आतिफ आब्दी FCA @gmail.com। gmail.com तो आप लोगों को लिखने की आदत होगी। कभी भी किसी भी टॉपिक में किसी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो गए, नहीं समझ आ रहा, बताना भी नहीं समझ आ रहा, उसकी तस्वीर खींचे, उस पर निशान लगा के और मुझे कह दें सर ये सर्कल जो किया है नहीं समझ आ रहा, ये ज़रा बता दें। अगर कोई ऐसा पॉइंट होगा जो मुझे लगेगा कि मैं एक आध छोटे से सेंटेंस से बता दूं, मैं उस तरह से बता दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि आपको ज़्यादा डिटेल से वजाहत की ज़रूरत है, मैं वॉइस नोट की फॉर्म में, मतलब आप जब मेल खोलेंगे तो सामने एक लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक वॉइस चल पड़ेगा। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो से तैयारी करते वक्त, इन दिनों जब आप पेपर दे रहे होते हैं या आप पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं, मैं दिन में कोशिश करता हूँ कम से कम 3-4 दफ़ा अपनी ईमेल्स देखूँ और जो भी रेलेवेंट सवाल आए हुए हैं, जो सवाल आंसर होने वाले हैं, एक सवाल होता है और एक काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग ये कि एक बच्चे ने कहा कि सर वो मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, मेरे से तैयारी नहीं हो रही, मैं घबरा जाता हूँ, तो उसको तसल्ली से ईजी होकर जवाब देना होता है। लेकिन एक सीधा सीधा सवाल हो ना कि जी मुझे ये रूल 3 था या 4 था या स्पेशल रेजोल्यूशन थी या फलाना था, तो मैं उसको कोशिश करता हूँ कि जैसे ही देखूँ उस तरह से जवाब दे दूँ। तो कभी भी बैठे हुए तैयारी कर रहे हो और कोई कन्फ्यूजन हो किसी भी टॉपिक के अंदर, तो आपने सिंपली एक मेल कर देनी है, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मेल पे जवाब दे दूंगा। तो ये नहीं सोचना कि जी बस क्रैश कोर्स खत्म हो गया तो मैं बस दूर चला गया हूँ। जो लोग बाद में भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, कभी भी लाइफ में किसी भी वक्त जब तक ये ईमेल एड्रेस जिंदा रहे, क्योंकि इससे पहले भी मेरा एक ईमेल था वो हैक हो गया, तो जब तक ये ईमेल एड्रेस जिंदा है आतिफ आब्दी FCA@gmail.com, आप ईमेल पे मेरे से कोई भी बात, कोई मशवरा, कोई इस तरह की चीज़ पूछ सकते हैं। मशवरे वाली जो मेल्स हैं उनको मैं थोड़ा सा स्लो ईजी होकर तसल्ली से रिप्लाई करता हूँ, ज़रा लंबा चौड़ा सा, और जो सवाल इंक्वायरी वाली मेल होती है वो मैं कोशिश करता हूँ कि फ़ौरन से रिप्लाई कर दूँ। तो कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने ईमेल कर लेनी है। और एंड पे वो जो इस पर लिखा हुआ है वो आपको पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन इस पर लिखा हुआ है शुक्रिया, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के आप लोग आए, आपने जो है वो इस क्रैश कोर्स को जो है वो रौनक बख्शी। आप लोगों ने आके ये डिसाइड किया कि हमने अभी तक अगर नहीं पढ़ा तो कम से कम ये 12 दिन पढ़ना है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि जिसने इन 12 दिन साथ साथ पढ़ा है, 12 दिन पहले आपका कॉन्फिडेंस और आज उसमें फ़र्क होगा। कोशिश करें किसी भी चैप्टर को जब रिवाइज करें और आपको थोड़ा सा भी मध्यम हो रहा हो तो ये वीडियोस YouTube पे मौजूद होंगी। YouTube पे आपने जाके SBI लिखना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस, ये 2 रिजल्ट आएंगे, तो इनमें से सही वाले रिजल्ट को क्लिक करना है, ठीक है। उसको वो घंटी दबानी है, सब्सक्राइब वो करना है, ताकि आप अगली दफ़ा जब सर्च करें तो पहले हमारा नाम आए और बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आए। तो उस पर आप जब जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट पे जितने भी हमारे पास जिस जिस सब्जेक्ट के जिस टीचर के जो क्रैश कोर्स हो रहे हैं वो साथ साथ आते चले जाते हैं। तो वी आर नोन फॉर दिस क्रैश कोर्सेज के सारे लोग कहते हैं कि यार वो SBI के सेशन एंड के जो क्रैश कोर्स होते हैं उससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। हमारा मकसद ये होता है कि एंड ऑफ सेशन पे अपने स्टूडेंट्स को तो हमने रिवीजन करानी ही होती है, तो हम इस तरह से रिवीजन कराएं कि उसमें कोई भी एक्सटर्नल स्टूडेंट भी अगर कम टाइम से फ़ायदा उठा ले। इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी करता हूँ, थोड़ा सा अर्ली शुरू कर देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये वो टाइम है जब आपको लगता है दिस इज स्टिल डूएबल। जैसे जैसे दिन कम होते चले जाते हैं वैसे वैसे चीज़ें मुश्किल होती चली जाती हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ आप लोगों से सीलो में दोबारा मुलाकात ना हो, ठीक है। सोचे मैं कितना वज़ार हो गया हूँ आप लोगों से। कहने का मतलब है कि मेरी दुआ यही है कि इंशाल्लाह ताला सीलो आप लोगों को ना पढ़ना पड़े और आप जो है वो किसी और पेपर में नजर आए। भाई कुछ कहना चाहते हैं? मॉक कब होगा? ICAP में कौन सा दिन है सीलो का? फ्राइडे। किस टाइम पे होता है? इसको -14 पे ले जाना है, 14 दिन पीछे, एग्जैक्टली 14 दिन पहले यहाँ पे उस रेलेवेंट फ्राइडे पे सुबह 9 बजे ये हॉल 7 वाला, हम लोग मॉक में तो 250-300-400 बच्चा आया हुआ होता है मॉक देने के लिए। वो हमारी एक पब्लिक एक्टिविटी है और मॉक चेक करके भी दे रहे होते हैं। जैसे टेस्टों में तो हमने कहा था कि आप गूगल ड्राइव से देख लें, तो मॉक्स हम चेक करके दे रहे होते हैं। तो पेपर से ठीक 14 दिन पहले, यानी अगर मैं काउंट करूं तो अगर मैं 19 वाले वीक में काउंट करूं तो गालबन 24 या 23 बनता है।
तो 23 तारीख को मोस्ट प्रॉब्ली, यानी कि पेपर से आपने 14 दिन पहले, आप कैलेंडर देखें, जिस फ्राइडे पे पेपर है आपने उससे 2 हफ्ते पीछे देखना है। तो जो फ्राइडे होगा वो यहाँ सुबह आईकैप के ऑफिशियल टाइम पे, हम क्या करते हैं, हम सारे पेपर्स आईकैप के स्टाइल पे उसी तरतीब से ले रहे होते हैं, और वो मॉक्स कोशिश करते हैं कि टीचर्स और सीनियर्स बैठ के बनाएं ताकि वो उसमें एक अच्छी असेसमेंट हो। तो उसमें ना सिर्फ मॉक की असेसमेंट होती है बल्कि टाइम की असेसमेंट भी होती है। आपको पता लग जाता है अगर मेरे 2 लगातार दिन पेपर हैं तो मैंने क्या करना है। तो वो जो आईकैप में करना था उसकी एक फुल ड्रेस रिहर्सल हो जाती है 2 हफ्ते पहले। तो अभी आपके पास मार्जिन है, अभी हमने ख़त्म किया, 1 हफ्ते तक तेज़ी से रिवाइज करें। फिर सर उसामा का वो सेशन अटेंड करके उस पूरे पेपर को देखें कि वो पूरा पेपर देख के आप घबरा तो नहीं रहे, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। फिर वो जब सेशन खत्म हो तो एक दफ़ा उस पूरे पेपर को लिख के करें, हो सकता है वो भी बीच में सिलेक्टेड आपसे लिखवाने की भी कोशिश करें, उसको लिख के कोशिश करें। फिर तकरीबन समझें हफ्ता 1.5 हफ्ता गुजरने के बाद आप यहाँ पे मॉक दे रहे होंगे और इंशाल्लाह उसके 2 हफ्ते बाद आईकैप का पेपर दे रहे होंगे। तो जब आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और ये जो सवाल मैंने लिखने का लाजमी का है अगर आप लिख रहे होंगे तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपके पास होने की प्रॉबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं जाना, कोशिश कीजिएगा आपसे किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, आपके इर्द गिर्द वाले आपसे महफूज रहें, आप बिला वजह खामखा झूठ ना बोलें, अपने अंदर अच्छाई पैदा करें और सोशल मीडिया के शर से महफूज रहें। अगर उस पर नफ़रत फैलाई जा रही है, उस पर उलझन है, उसमें खामखा की कोई बात है तो आपने उसको छोड़ देना है। ज़िंदगी खुश रहने के लिए पहले ही बड़ी काम है, तो कोशिश करें खुश रहें, अच्छाई की तरफ रहें, अपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को समझें। वो ऑब्जेक्टिव है आपने पेपर पास करना है, फर्म पता नहीं कब मिलनी है नहीं मिलनी, वो आज का मसला नहीं है। आज का मसला ये है कि पेपर टाइम पे पास होना है या नहीं होना। ये टाइम पे पास हो गया तो वो भी टाइम पे मिल जाएगी। अगर आज उसके बारे में सोचेंगे तो उस वक्त ये सोच रहे होंगे कि काश सीलो टाइम पे पास कर लिया होता तो आज फर्म भी अच्छी मिल जाती। तो हर वक्त अपने शॉर्ट टर्म टारगेट को ज़रूर पहले जहन में रखें, बाद में लॉन्ग टर्म टारगेट को देखें। अगर दौरान लेक्चर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, आपको मैंने किसी जगह को बुरा कह दिया हो तो कोई बात नहीं, खैर है, टीचर्स इस तरह से कर देते होते हैं। तो अगर ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली आज वो मजाक करते हुए अगर किसी कोई खातून को वो बात बुरी लगी हो, जो मैंने एक कॉर्पोरेट जोक बताया कि जो वो जो SECP ने कर दिया था, तो अगर उसमें बुरी बात लगी हो तो यकीनन इरादा वो नहीं था, लेकिन चूंकि जो बॉयज़ जिस तरह से हंसना शुरू हो गए उससे मुझे लगा कि थोड़ा सा ऑफेंसिव सा फील हुआ। आप लोग भी कोशिश करें थोड़ा सा, आप लोगों ना ऑफिशियली जब जाना है ऑर्गेनाइजेशन में तो आपकी इर्द गिर्द ख़वातीन काम कर रही होंगी मुख्तलिफ, तो उनको स्पेस दें, उनको मौका दें। चूँकि आपके घर में भी मुख्तलिफ ख़वातीन हैं जो जाके जिन्होंने काम करना है इस तरह से करके, तो कोशिश करें कि ऐसी इन्वायरमेंट मत क्रिएट करें कि ख़वातीन को मुश्किल लगे कि वो काम नहीं कर सकती, या उनको लगे कि ये तो सारा ही ज़माना ऐसा है जो कि इस तरह के लोगों का है जो हमें तंग कर रहे हैं। तो कोशिश करें आप अप्रिशिएट करें उन लोगों को जो लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको स्पेस दें। आप उनको रिस्पेक्ट देंगे, आप सबको रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी और क्लास में।